हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ डेटा, मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल रन करने के लिए। तो इसीलिए एक सेंट्रलाइज्ड डेटा वेयर हाउस जिसके अंदर हम डेटा को इंटीग्रेट करते हैं मल्टीपल सोर्सेज से, फिर क्लीन और ट्रांसफॉर्म करके स्टोर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेटा वेयर हाउस की हेल्प से हम लोग डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं एंड इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, हम क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन को भी एनहांस कर सकते हैं। तो इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हमें डेटा वेयर हाउस की नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ एक डेटा वेयर हाउस कोर्स जिसके अंदर मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस को एक्सप्लेन किया है। मैंने इस कोर्स में मल्टीपल क्विज़ेस को भी इंक्लूड किया है जिससे आपको कॉन्सेप्ट को समझने में और कॉन्सेप्ट प्रिपरेशन में हेल्प मिले। तो एक बार अपने टॉपिक्स को देख लेते हैं जो हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा व्हाट इज डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हम उसको देखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल्स क्या होते हैं, दोनों के डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। एंड एक और बात जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल के डिफरेंस इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पार्ट को आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम डिफरेंट टाइप की डायमेंशंस को समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे रोल प्लेइंग डायमेंशंस क्या होती हैं, हमारी स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस क्या होती हैं, जंक डायमेंशंस क्या हैं, डीजनरेट डायमेंशंस क्या हैं, इन सभी को समझेंगे हम। यहाँ पे एक स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस टाइप 2 टाइप 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हम कंफर्म डायमेंशंस को समझने की कोशिश करेंगे। देन फिर क्या होगा, फिर हमारा फैक्ट टेबल्स का डिस्कशन शुरू होगा। फैक्ट टेबल्स में हम सबसे पहले देखेंगे एडिटिव मेजर्स क्या होते हैं, सेमी एडिटिव, नॉन एडिटिव मेजर्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर। ये भी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद देखेंगे ट्रांजैक्शन फैक्ट टेबल क्या होता है, पीरियोडिक स्नैपशॉट फैक्ट टेबल क्या होता है और एक्यूमुलेशन फैक्ट टेबल क्या होता है। ये बेसिकली हमारे फैक्ट टेबल्स के ही डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो इनको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे फैक्टलेस फैक्ट टेबल क्या होता है। अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज। फैक्टलेस फैक्ट टेबल को समझेंगे हम, इसकी डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। देन हमारा आएगा OLTP और OLAP। अगेन फ्रेंड्स, मैं एम्फेसाइज करूंगा इस टॉपिक को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, तो आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को। देन वी हैव व्हाट इज डेटा मार्ट। डेटा मार्ट्स भी हम डे टू डे एक्टिविटीज़, जब हम डे टू डे क्लाइंट प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो डेटा मार्ट्स डिज़ाइन करते हैं, अगेन इम्पॉर्टेंट। देन स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लेक स्कीमा। स्टार और स्नोफ्लेक स्कीमा का डिफरेंस जनरली हमसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे भी आप अपना फोकस दीजिएगा। देन फाइनली हम डिस्कस करेंगे डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग किस तरीके से क्या होती है, बेसिक्स हम यहाँ बात करेंगे। कार्डिनैलिटी क्या होती है, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होते हैं, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस तरीके से मैंने पूरा कोर्स को डिज़ाइन किया है। मुझे उम्मीद है ये कोर्स आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप अपनी फीडबैक भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सीधे चलते हैं अब अपने कोर्स की तरफ। तो आज हम बात करने वाले हैं डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस भी एक तरीके का डेटाबेस होता है, पर अगर हम यूसेज की बात करें तो डेटा वेयर हाउस का यूसेज अलग है डेटाबेस से। जो नॉर्मल हम ट्रांजैक्शनल डेटा करते हैं जिसमें डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती,
उससे वेयर हाउस का यूसेज अलग होता है। बेसिकली वेयर हाउस का यूसेज हम एनालिटिक्स पर्पस के लिए करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद इस डायग्राम को समझेंगे। सबसे पहले वेयर हाउस है क्या? वेयर हाउस एक तरीके का सेंट्रल रिपोजिटरी है जो होल्ड करता है डेटा कैप्चर्ड थ्रू मल्टीपल डेटा सोर्सेज। अब इसमें डेटा सोर्सेज मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे किसी एप्लीकेशन है उसके ट्रांजैक्शंस लॉग आ रहे हैं, या फिर कोई हमारी OLTP टाइप का डेटाबेस है जिसमें डे टू डे ट्रांजैक्शंस आते हैं, वहाँ से हम डेटा कैप्चर कर सकते हैं, या फिर कोई फ्लैट फाइल्स हैं वहाँ से डेटा आ रहा है। तो ये सारा डेटा हम सबसे पहले कैप्चर करते हैं। ये इस तरीके का डेटा हम कैप्चर कर सकते हैं वेयर हाउस में। अब ये जो डेटा कैप्चर होता है ये सीधा वेयर हाउस में नहीं जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम इस सारे रॉ डेटा को, जो भी आ रहा है, हमारा एक स्टेजिंग एरिया में होल्ड करते हैं। स्टेजिंग एरिया का पर्पस ये होता है कि हम डायरेक्टली अपने जो सोर्स डेटाबेसेस है उनको टच न करें, हम एक स्टेजिंग एरिया में डेटा को होल्ड कर लें और उसके ऊपर सारे ट्रांसफॉर्मेशंस अपनी अप्लाई करें। और जब सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं, बेसिकली आप डेटा को प्रिपेयर कर रहे हो, डेटा के अंदर क्लींजिंग कर रहे हो, स्क्रब कर रहे हो डेटा को। ये सारी एक्टिविटीज़ होने के बाद आप डेटा को स्टेजिंग एरिया से उठा के अपने वेयर हाउस में लोड कर देते हो। जब आपका डेटा वेयर हाउस में डेटा चला जाता है, उसके बाद डेटा को हम रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, एनालिटिक्स पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और माइनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सारे इसके बेसिकली एंड सब्सक्राइबर्स हम कह सकते हैं इस डेटा वेयर हाउस के होते हैं। सो जो डेटा वेयर हाउस में जो डेटा होता है वो एक तरीके से डीनॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होता है। डीनॉर्मलाइज्ड फॉर्म इन द सेंस कि जो डेटा होगा वो बेसिकली हमारा डायमेंशंस और फैक्ट्स में टूटा हुआ है। इसको हमारे को ऐसे समझना चाहिए कि डेटा, क्योंकि हम डेटा वेयर हाउस में एग्रीगेटेड फॉर्म में कैप्चर करते हैं, अपने रीडिंग पर्पज़ के लिए, एनालिटिक्स पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। हमारा पर्पज़ इसमें DML ऑपरेशंस परफॉर्म करना नहीं होता है, हमारा पर्पज़ इसमें एनालिटिक्स करना होता है। तो डेटा एनालिटिक्स करने के लिए डेटा डीनॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होता है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं होता है। डीनॉर्मलाइज्ड के बारे में हम कभी किसी और वीडियो में जिक्र करेंगे, ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा। बट डीनॉर्मलाइज्ड फॉर्म में डेटा होता है ताकि हमारी एनालिटिकल एप्लीकेशंस जो होती हैं वो ईजिली डेटा को यूज़ कर सके, उसके ऊपर रिपोर्टिंग, डैशबोर्ड जो भी आपको बनाना है वो आप बना सके। और इसी तरीके से अगर हम यूज़ केसेस अपना पढ़ेंगे तो यूज़ केस में इसका डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको वो डिसीजन लेना है, हमारा एक डेटा, एक लंबे टाइम का डेटा स्टोर हो चुका है वेयर हाउस में, अब आपको वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है उस डेटा के एनालिटिक्स के पर्पज़ से, तो आप उस डेटा को यूज़ कर सकते हो और एंड उस डेटा पे एनालिटिक्स कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप न्यू प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर सकते हो। वही हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस, कोई ट्रेंड स्टडी करना है कि क्या सेल्स आपकी बड़ी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उस डेटा वेयर हाउस के बेसिस पे कर सकते हो। तो ये तो रहा ओवरऑल डेटा वेयर हाउस के बारे में। आप कुछ डेफिनेशन पर्पज से अगर हम जानना चाहते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझना चाहते हैं, तो हम 4 एस्पेक्ट्स को ज़रूर कंसीडर करेंगे। पहला होता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। डेटा वेयर हाउस सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड इन द सेंस कि वो किसी सब्जेक्ट को बताता है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को बता रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के इन्वेंट्री लेवल्स को बता रहा है, तो इस तरह से एक सब्जेक्ट को कैटर करता है। दूसरा क्या है? टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट मीन्स इसके अंदर एक लॉन्ग टाइम पीरियड का डेटा रहता है ताकि हम ट्रेंड एनालिसिस कर सकें, हिस्टोरिकल एनालिसिस कर सकें उस ट्रेंड की। नॉन वॉलेटाइल मीन्स डेटा इज परसिस्टेंट इन दैट पर्टिकुलर डेटा वेयर हाउस। डेटा हमेशा उसमें रहेगा, उसके अंदर डिलीशन टाइप की एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, नॉन वॉलेटाइल रहता है। इंटीग्रेटेड मीन्स हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वेरियस सोर्सेज से, जैसे मैंने बात की थी ऑपरेशनल डेटा स्टोर, फ्लैट फाइल्स, इन सब चीज़ों से हम डेटा को स्टोर करते हैं और इंटीग्रेट करके रखते हैं वेयर हाउस के अंदर। तो जैसे आप लोगों को पता है, डायमेंशन एंड फैक्ट्स एक बैकबोन है डेटा वेयर हाउस का। जो टेबल्स होती हैं हमारी डेटा वेयर हाउस की, वो डायमेंशन एंड फैक्ट्स में ही बटी होती हैं। तो
अब हम कुछ डिफरेंसेस को पहले समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि फैक्टेबल्स होती क्या है, एक्चुअल में फैक्टेबल्स हैं क्या। तो जैसे कि हम नाम से समझ पा रहे हैं, फैक्ट इज समथिंग दैट इज क्वांटिफाइबल, मतलब जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसके ऊपर कोई एग्रीगेशन फंक्शन लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए किसी रीजन की सेल्स, तो सेल्स एक क्वांटिफाइबल एंटिटी है या क्वांटिफाइबल इवेंट है जिसके ऊपर आप सेल्स का सम कर सकते हैं, सेल्स के ऊपर एवरेज सेल्स निकाल सकते हैं। तो एक तरीके से फैक्ट हमारा एक क्वांटिफाइबल डेटा होता है जिसके ऊपर आप कोई भी एग्रीगेट फंक्शन लगा सकते हैं। वहीं बात करते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशन एक तरीके से वो एंटिटीज हैं जो क्वांटिफाइबल डेटा को डिस्क्राइब करती हैं। डिस्क्राइब इन द सेंस, अगर हम बात करते हैं फैक्ट की, तो फैक्ट अपने आप में कुछ नहीं है। फैक्ट अगर हम बात करें सेल्स, तो सेल्स अपने आप में कुछ नहीं है। सेल्स की तभी एक अहमियत बनती है जब हम सेल्स को किसी रीजन के लिए निकालें, सेल्स को किसी ईयर के लिए निकालें, या फिर सेल्स को किसी सेल्स मैनेजर के लिए निकालें। तो इन्हीं सारी एंटिटीज़ को, टाइम को, सेल्स मैनेजर को, और अगर हम बात करें रीजन को, इन्हीं को ही हम डायमेंशंस कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के अलाउंग हम अपने फैक्चुअल डेटा को एक्चुअल में डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ये तो हाई लेवल पे डिफरेंस होता है फैक्टेबल और डायमेंशन के बीच में। अब अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, जैसे हमारी कोई पेमेंट गेटवेज का हमारा कोई सिस्टम बना हुआ है, तो उस पेमेंट गेटवेज में हम टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन जितनी हो रही हैं, वॉल्यूम जितना हो रहा है ट्रांजेक्शन का, इन सारे चीज़ों को हम एक फैक्ट टेबल्स के अंदर रख सकते हैं। वहीं बात करते हैं, अगर हम इन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन को ये देखना चाहते हैं कि किस रीजन में कितनी ट्रांजेक्शन अगर हुए, किस टाइम पे ये ट्रांजेक्शन अगर हुई है, किस कस्टमर ने ये ट्रांजेक्शन्स की हैं, तो ये कस्टमर, रीजन, टाइम, ये सारे हमारे डायमेंशंस हो जाएंगे, क्योंकि हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को इवेल्युएट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कस्टमर, रीजन एंड टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये तो हाई लेवल डिफरेंस होता है। वहीं बात करते हैं हम कुछ डायमेंशन के टाइप्स के बारे में, तो ये रोल प्लेइंग टाइप की डायमेंशंस होती हैं, स्लोली चेंजिंग जंक डायमेंशंस। देखिए, डायमेंशन टाइप्स अपने आप में एक टॉपिक है, तो जिसको हम एक अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी एक हाई लेवल में हम ये समझ लेते हैं कि हमारे रोल प्लेइंग टाइप की डायमेंशंस होती हैं, स्लोली होती हैं, जंक होती हैं। इसके अलावा कुछ और तरीके की भी डायमेंशंस होती हैं जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अब एक जो की पॉइंटर हमारा निकल के आता है वो ये है कि जो डेटा वेयर हाउस जो होता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस डेटा कंटेन करके रखता है, क्योंकि सारा ऑर्गेनाइजेशनल डेटा वहीं पे आ रहा होता है। तो उसकी डिज़ाइनिंग का डिसीज़न लेने से पहले हमें बहुत ही डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी। किस कंटेक्स्ट में, कि क्या हमें स्ट्रक्चर यूज़ करना है। स्ट्रक्चर में हमारा स्नोफ्लेक, स्टार स्कीमा, क्या स्ट्रक्चर चूज करना है, इन स्नोफ्लेक स्टार स्कीमा के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्यूचर वीडियोस में। अभी के लिए आप समझिए कि स्ट्रक्चर्स एंड ग्रेनुलैरिटी की, हमें जो हमारा डेटा होगा फैक्ट्स का, उन्हें किस ग्रेनुलर लेवल पे रिप्रेजेंट करना है और डिपिक्ट करना है। जैसे हमारे को कोई सेल्स है उसको ईयर वाइज दिखाना है, मंथ वाइज दिखाना है, डे वाइज दिखाना है, इन सारे फैक्टर्स को हमें इन द बिगनिंग ऑफ डिजाइनिंग ऑफ डेटा वेयर हाउस कंसीडर करना पड़ेगा। ये बहुत ही समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो से समझते हैं हम कि डायमेंशन और फैक्ट्स को। तो यहाँ पे जैसा कि अभी हम अपने पेमेंट गेटवे सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सेंटर में हमारी एक फैक्ट ट्रांजैक्शन टेबल है जो अपने आप में जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कंटेन कर रही है, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस को कंटेन कर रही है। इसके अलावा हमारे पास कुछ डायमेंशन टेबल्स हैं, लाइक रीजन, कस्टमर, डेट, इस टाइप की टेबल्स हैं। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि ये जो हमारे जो रीजन हो गया, ये डेट हो गए, ये कस्टमर हो गए, ये सारी हमारी डायमेंशंस किस तरीके से एसोसिएटेड है हमारे फैक्ट के साथ।
तो जो कस्टमर होगा वो मल्टीपल टाइम ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। तो कस्टमर और फैक्ट के बीच में वन टू मैनी तरीके का रिलेशनशिप होता है। सिमिलरली एक डेट के ऊपर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं, तो उसी तरीके से वन टू मैनी इधर भी होगा। और इसी तरीके से रीजन के अंदर भी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा रीजन के करस्पॉन्डिंग भी वन टू रीजन और फैक्ट ट्रांजेक्शन के बीच में भी वन टू मैनी रिलेशनशिप रहता है। अब हम समझते हैं कि ये टेबल्स एक दूसरे से रिलेटेड कैसे होती हैं। तो होता क्या है कि लेट सपोज हमारा एक रीजन एक डायमेंशन है, उसके अंदर एक रीजन आईडी करके एक हमारा फील्ड है, ओके, जो एक प्राइमरी की है। ये की हमारी इस फैक्ट टेबल के अंदर आके एक फॉरेन की तरह काम करती है, जिससे हम एक डायमेंशन और फैक्ट का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सिमिलरली डिम डेट जो एक डायमेंशन टेबल है, इसकी कोई डेट की होगी जिसको हम जो ये प्राइमरी की होगी डेट टेबल की, इसको हम एज अ फॉरेन की लाके यहाँ रख देंगे और इन दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बना देंगे। सिमिलरली कस्टमर के रिलेटेड कस्टमर आईडी होती है, यही कस्टमर आईडी यहाँ फॉरेन की तरह आ जाएगी, ताकि इन दोनों डिम कस्टमर और फैक्ट ट्रांजेक्शन के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहली बात कि किस टाइप का रिलेशनशिप है, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, और दूसरा किस तरीके से प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है डायमेंशन और फैक्ट्स के अंदर। ये प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप और जो हमारा वन टू मैनी और मैनी टू मैनी टाइप के रिलेशनशिप हैं, इनके बारे में डिटेल में हम स्टार स्नोफ्लेक टाइप की स्ट्रक्चर या टोपोलॉजी जब हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में समझेंगे इनके बारे में। तो अभी हम अपने सिनेरियो के पे आते हैं। तो जैसा कि हमने बात की थी कि हमारा एक वॉल्यूम ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस है, उसको समझने के लिए हम एक रीजन डायमेंशन यूज कर सकते हैं कि कितना ट्रांजैक्शन यूरोपियन रीजन में हुआ है या कितना ट्रांजैक्शन एशिया रीजन में हुआ है। तो हमारा जो वॉल्यूम एक फैक्ट है, उसको हम समझ रहे हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर। सिमिलरली किस कस्टमर ने कितनी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, कितनी अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस की हैं, इसी तरीके से किस क्वार्टर, किस मंथ, किस डेट को कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये सारा डेटा हम कैप्चर कर सकते हैं थ्रू डायमेंशन एंड फैक्ट्स। सो ये एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जिससे हम अपने डायमेंशन और फैक्ट को और डायमेंशन और फैक्ट्स के कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। तो फाइनली आते हैं कुछ हाईलाइटिंग डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बिटवीन डायमेंशन एंड फैक्ट। तो सबसे पहले हम इनके कुछ साइज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो डायमेंशन टेबल्स के साइज़ बहुत कम होता है। जैसे आपको पता है कि जो रीजन होंगे वो हमारे गिनती के रीजन्स होंगे, उनके सिटीज़ होंगी, वो एक काउंटेड रहेगा। लेकिन जो फैक्ट होते हैं वो एक ह्यूज डेटा कंटेन करता है, क्योंकि एक रीजन के अंदर करोड़ों ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं एक दिन में, और एक सिटी के अंदर भी लाखों ट्रांजेक्शन्स हो सकती है। तो एक टेबल एक ह्यूज डेटा कंटेन करती है। अब अगर डायमेंशन टेबल की बात करते हैं, तो डायमेंशन टेबल हमेशा पहले डिज़ाइन होती है, क्योंकि बेसिकली ये कंटेन करती है हमारे प्राइमरी कीज, जिनका जैसे अभी मैंने पहले डिस्कस किया था, जिनका रेफरेंस हम फैक्ट टेबल्स के अंदर लेते हैं। तो डायमेंशन हमारी पहले क्रिएट होती हैं, टेबल उसके बाद आता है। फाइनली जो लास्ट एक स्टार्क डिफरेंशिएटिंग फीचर है, जो एक मेजर डिफरेंशिएटिंग फीचर है, कि जो डायमेंशंस होती हैं उसके अंदर प्राइमरीली स्ट्रिंग या फिर हम बात करें डेट टाइप के डेटा होता है। वही फैक्ट टेबल के अंदर एक न्यूमेरिक टाइप का डेटा होता है। न्यूमेरिक इन द सेंस कि हम जिसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, हम इस डेटा को क्वांटिफाई कर सकते हैं, इसके ऊपर एग्रीगेशन के फंक्शन लगा सकते हैं। तो न्यूमेरिक टाइप का डेटा फैक्ट टेबल्स में मिलता है, और एक स्ट्रिंग या डेट टाइप का डेटा जनरली डायमेंशन टेबल्स में मिलता है।
रोल प्लेइंग डायमेंशंस एक तरीके से टाइप होता है डायमेंशन का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है डेटा मॉडलिंग का। तो चलिए सीधे चलते हैं डेफिनेशन के ऊपर और समझ लेते हैं कि रोल प्लेइंग डायमेंशन एक्चुअल में होती क्या है। अगर हम डेफिनेशन से समझें तो डेफिनेशन ये बोलती है कि एक डायमेंशन जब मल्टीपल टाइम रेफरेंस होती है फैक्ट टेबल में, और हर रेफरेंस जो होता है वो डिफरेंट रोल ऑफ डायमेंशन के साथ अटैच्ड है या लिंक्ड है। आसान भाषा में, एक डायमेंशन जब यूज हुई है सेवरल टाइम्स एक फैक्ट टेबल में, और हर बार जब भी वो रेफरेंस होता है उसका, जब भी वो यूज होती है, हर बार उसका कुछ मतलब अलग है, डिफरेंट मतलब है। वो डिफरेंट मीनिंग ही एक तरीके से डिफरेंट रोल्स हैं एक डायमेंशन का। अगर अब हम अपने एग्जाम्पल से समझे तो हमारे पास एक फैक्ट सेल्स टेबल है और एक हमारी डेट डायमेंशन टेबल है। डेट डायमेंशन टेबल वन टू मैनी रिलेशनशिप के साथ अटैच्ड है या एसोसिएट है फैक्ट सेल्स के साथ। कहने का मतलब है एक डेट के ऊपर मल्टीपल सेल्स हुई हैं, यही वन टू मैनी रिलेशनशिप होता है, जिसको डिटेल में हम डेटा मॉडलिंग में कॉन्सेप्ट जब हम डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, ये सारे स्कीमा जब हम डिस्कस करेंगे, जब डिटेल में जानेंगे ये वन टू मैनी, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होते क्या है। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, हमारे पास एक डेट डायमेंशन टेबल है, एक डेट के ऊपर अगर मल्टीपल सेल्स हुई हैं तो वन टू मैनी रिलेशनशिप हमारा एस्टैब्लिश हुआ है डेट और फैक्ट सेल्स के बीच में। पर यहाँ पे हमारा जो रिलेशनशिप है वो हमें दो दिख रहे हैं, एक वन टू मैनी रिलेशनशिप ये है और एक वन टू मैनी रिलेशनशिप हमारा सेकंड रिलेशनशिप ये है। ये जो सेकंड रिलेशनशिप हमारा एस्टैब्लिश हुआ है डेट डायमेंशन के फैक्ट सेल्स के साथ, यही बता रहा है कि हमारी डेट डायमेंशन जो है वो दो बार अलग अलग ढंग से यूज हो रही है। एक बार डेट डायमेंशन की डेट की हमारी यूज होती है एज ऑर्डर डेट की, और एक बार हमारी डेट की डेट डायमेंशन की यूज होती है एज शिप डेट की। कहने का मतलब है डेट की जो डेट डायमेंशन की है, एक बार हमारे को बता रही है फैक्ट सेल्स के अंदर किस दिन ऑर्डर प्लेस हुए हैं, और एक बार ये बता रही है कि किस दिन ऑर्डर शिप हुए हैं। तो ये बेसिकली डेट डायमेंशन दो रोल प्ले कर रही है, एक बार ऑर्डर डेट की इंफॉर्मेशन देने के लिए और एक बार शिप डेट की इंफॉर्मेशन देने के लिए। और ये इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है हमारे को, डेट की जो हमारी डेट डायमेंशन की है वो जब रिलेट होती है मल्टीपल टाइम्स अलग अलग रेफरेंस में फैक्ट सेल्स के अंदर। तो ये तो एक हमारे एक एग्जांपल है। अब हम अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि रोल प्लेइंग डायमेंशन किस तरह से, जब अगर हम कोई एनालिटिक्स कर रहे हैं, जब किस तरह से यूज होता है ये डेटा मॉडलिंग के अंदर। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने जिक्र किया है पावर बीआई का। तो सबसे पहले पावर बीआई एक हमारा बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स टूल होता है, जिसके ऊपर एक पूरी सीरीज लेके आऊँगा मैं, जिसमें मैं डिटेल में और सारे निटी-ग्रिटीज पावर बीआई की डिस्कस करूँगा आपके साथ। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि पावर बीआई के अंदर हम बेसिक डेटा मॉडल बना रहे हैं, जिसके अंदर हमारी एक डेट डायमेंशन है, एक सेल्स फैक्ट है, और डेट डायमेंशन हमारी एक बार रिलेट होती है ऑर्डर डेट की के साथ, और एक बार रिलेट होती है ऑर्डर डिलीवर डेट की के साथ। पर जैसा आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, एक बार हमारी सॉलिड लाइन है, एक बार डॉटेड लाइन है। इसका क्या मतलब है? पावर बीआई के अंदर दो तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव। तो डेट डायमेंशन हमारी एक एक्टिवली रिलेटेड है फैक्ट सेल्स के साथ, और जैसा मैंने बताया ये मल्टीपल रोल प्ले कर रही है यहाँ पे, तो दूसरी बार ये एक इनएक्टिव रिलेशनशिप के साथ अटैच्ड है फैक्ट सेल्स के साथ। तो हो क्या रहा है कि जब भी हमारे को काउंट ऑफ ऑर्डर्स निकालनी है, काउंट ऑफ ऑर्डर्स जितने एक दिन में प्लेस हुए, तो हम अपना एक्टिव रिलेशनशिप यूज करेंगे, ये वाला रिलेशनशिप हम अपना यूज करेंगे, और नॉर्मली हम अपना काउंट ले लेंगे ऑर्डर्स का और अपने डैशबोर्ड में दिखा देंगे। पर वही अगर हमारे को ये देखना है कि कितने ऑर्डर डिलीवर हुए एक दिन में,
तो हम यूज करेंगे इनएक्टिव रिलेशनशिप का। ये भी एक रिलेशनशिप हमारे यहाँ प्रेजेंट है डेट डायमेंशन का। एक ही डेट टेबल हमारी यहाँ है, पर वो दो रोल प्ले कर रही है। हमारे को यहाँ पे दो टेबल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने एक ही टेबल यूज करके एक एक्टिव एक इनएक्टिव रिलेशनशिप के थ्रू अपने पर्पस को सॉल्व कर लिया, अपने दोनों यूज केसेस को कैटर कर लिया। जिसमें पहला यूज केस था काउंट ऑफ ऑर्डर्स निकालना जो एक दिन में प्लेस हुए हैं, और दूसरा यूज केस था काउंट ऑफ ऑर्डर्स निकालना जो एक दिन में डिलीवर हुए हैं। तो दोनों यूज केसेस को कैटर करने के लिए हमने सेम डेट डायमेंशन ली, सेम डेट डायमेंशन के दो रिलेशनशिप्स हमने बनाए, सेम डेट डायमेंशन ने दो रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया अपनी फैक्ट टेबल के साथ, एक एक्टिव एक इनएक्टिव। एक्टिव को हमने डायरेक्टली यूज कर लिया। इनएक्टिव को यूज करने के लिए पावर बीआई में कॉन्सेप्ट होता है यूज रिलेशनशिप का, जिससे मैं आपको डिटेल में एक अलग सी वीडियो जब हम पावर बीआई की सीरीज बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ये यूज रिलेशनशिप के थ्रू आप अपने इनएक्टिव रिलेशनशिप को भी यूटिलाइज कर सकते हैं रिपोर्टिंग में। तो आज हमने रोल प्लेइंग डायमेंशन को समझा, हमने रियल वर्ल्ड सिनेरियो में भी जाना कि किस तरह से पावर बीआई के अंदर हम एक ही डेट डायमेंशन को यूज करके अपने दो यूज केसेस को कैटर कर सकते हैं। स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस, अगर हम डेफिनेशन समझें तो स्लोली चेंजिंग डायमेंशन इज ए डायमेंशन इन विच वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स चेंज ओवर टाइम। इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। सपोज कीजिए एक एम्प्लॉय डायमेंशन है हमारे पास, और एम्प्लॉय अपनी लोकेशन चेंज कर लेता है प्लेस ए से प्लेस बी। तो इन चेंजेस को ट्रैक करने के लिए हम स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। तो ये जो मेथोडोलॉजीज हैं स्लोली चेंजिंग डायमेंशन की, वो क्लासिफाई होती हैं टाइप 0 से लेकर टाइप 6 तक, जिन्हें अब हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में समझेंगे। तो चलते हैं सीधे अपने नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 0 स्लोली चेंजिंग डायमेंशन की। तो जैसे कि आपको समझ आ रहा है टाइप 0 मतलब यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। जो एट्रीब्यूट्स हम क्लासीफाई करते हैं अंडर टाइप 0 एससीडी या स्लोली चेंजिंग डायमेंशन, वो वही एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर यहाँ पे हम समझें कि कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ की, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ किसी एम्प्लॉय का चेंज नहीं होता। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेट की, ये भी एक हमारा टाइप 0 का स्लोली चेंजिंग डायमेंशन का एट्रीब्यूट है, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है। तो ये तो बात रही टाइप 0 स्लोली चेंजिंग डायमेंशन की। अब बात करते हैं टाइप 1 स्लोली चेंजिंग डायमेंशन के बारे में। तो टाइप 1 स्लोली चेंजिंग डायमेंशन मेथोडोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम अपनी वैल्यूज़ को ओवरराइट कर देते हैं ओल्ड वैल्यूज़ को न्यू वैल्यूज़ के साथ। बेसिकली हम यहाँ ओवरराइट कर रहे हैं पुरानी वैल्यूज़ के को ऊपर नई वैल्यूज़ को। तो सपोज कीजिए हमारा एक जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था, एक डायमेंशन ऑफ एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय ABC अपनी लोकेशन इंडिया से USA शिफ्ट कर लेता है। मान लीजिए वो उसका USA में ट्रांसफ़र हो गया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, रादर देन हम दो रिकॉर्ड्स एम्प्लॉय के मेंटेन करें, हम अपने ओरिजिनल रिकॉर्ड को ही अपडेट कर देंगे। अपने ओरिजिनल रिकॉर्ड की लोकेशन कॉलम को हम अपडेट कर देंगे इंडिया, जो हमारी लोकेशन है इसको अपडेट कर देंगे हम USA के साथ। तो इस टाइप 1 SCD मेथोडोलॉजी में हम सिंपल अपनी कॉलम की वैल्यूज़ को अपडेट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है कि ये बहुत इजी है मेंटेन करने में, पर इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। इससे हम हिस्टोरिकल डेटा मेंटेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि हमने इंडिया वैल्यू को सीधे USA से रिप्लेस कर दिया, हमने हिस्ट्री मेंटेन नहीं की। अब अगर हम डेटा वेयर हाउस की बात करते तो उसका तो पर्पज़ ही हिस्टोरिकल वैल्यूज़ को एनालाइज करना है। तो टाइप 1 स्लोली चेंजिंग डायमेंशन का जो यूसेज है वो बहुत कम होता है, बहुत कम सिनेरियोज है हम इसको यूज़ करते हैं।
किस तरह से हम हिस्ट्री को मेंटेन करते हैं, उसके आगे उसको जानने के लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब बात करते हैं हम टाइप 2 स्लोली चेंजिंग डायमेंशन की। टाइप 2 स्लोली चेंजिंग डायमेंशन के अंदर हम अपनी हिस्ट्री मेंटेन करते हैं। अगेन अपने एग्जाम्पल पे अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एम्प्लॉय था, उसकी लोकेशन, उसका सपोज कीजिए ट्रांसफ़र हो गया इंडिया से यूएस से। तो अब हमारे को यहाँ पे रादर देन हम उस कॉलम वैल्यू को लोकेशन की अपडेट करने के बजाय 2 रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। पर 2 रिकॉर्ड तो हम मेंटेन करते हैं, पर 2 रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ेगी टेबल में, अब हम उसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ आपने देखा इस टेबल में आपने देखा कि हमारे पास एम्प्लॉय आईडी की 2 वैल्यूज़ हैं। तो अब एम्प्लॉय आईडी यहाँ यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है, तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ एक सरोगेट की ऐड करते हैं। सरोगेट की में कुछ नहीं होता है, हम सिंपल एक यूनिक आइडेंटिफायर कॉलम है जो यहाँ पे हम डाल देंगे, जो हर एक वैल्यूज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो पहला तो हम एक सरोगेट की ऐड करते हैं। उसके अलावा टाइप 2 एससीडी में हम 3 कॉलम्स की हेल्प लेते हैं, जिनमें पहला कॉलम होता है इफेक्टिव फ्रॉम डेट, किस डेट से नया रिकॉर्ड इफेक्टिव हुआ है, किस डेट तक वो इफेक्टिव रहा, और फ्लैग जो ये बताता है कि जो रिकॉर्ड है हमारा वो करंटली एक्टिव है या नहीं। तो अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे इंडिया से यूएसए चेंज हुई। इंडिया वाला रिकॉर्ड 1 जनवरी 2022 से लेकर 22 मार्च 2022 तक एप्लीकेबल रहा। उसके बाद 23 मार्च 2022 से जो नया रिकॉर्ड है, यानी जो यूएसए वाला लोकेशन वाला रिकॉर्ड है, वो एक्टिव रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो पुराना जो हमारा रिकॉर्ड था उसका हमने फ्लैग 0 कर दिया, और नए वाले रिकॉर्ड के लिए हमने फ्लैग 1 कर दिया, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज एन एक्टिव रिकॉर्ड। एक और भी चीज़ इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि ये एक्टिव रिकॉर्ड है, वो है इफेक्टिव टू डेट। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये इनफाइनाइट हमने डेट इसलिए रखी है, ये भी इंडिकेट कर रही है दिस इज एक्टिव रिकॉर्ड, दिस इज द करंट रिकॉर्ड। तो बेसिकली सबसे बेस्ट एग्जांपल सबसे बेस्ट यूसेज अगर हम समझे तो हम इस टाइप 2 के थ्रू हम अपनी हिस्ट्री मेंटेन कर पा रहे हैं। हिस्ट्री का एडवांटेज ये रहेगा कि हम एनालिटिक्स कर सकते हैं उस हिस्टोरिकल डेटा पे। पर इस टाइप 2 एससीडी के कुछ डिसएडवांटेज भी ये रहते हैं कि जब अगर हमारी डायमेंशन बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, तब इसके अंदर ये साइज बहुत बढ़ जाता है इस डायमेंशन का। तो इसीलिए टाइप 2 डायमेंशन को और बेस्ट तरीके से किस तरह से टाइप 2 के अलावा हम किस तरीके से इन सिनेरियोज को कैटर कर सकते हैं ताकि हमारी हिस्ट्री भी मेंटेन रहे और हमारा साइज भी टेबल का, मेन डायमेंशन टेबल का इंक्रीज ज़्यादा ना हो। इसके लिए अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे कि क्या इसका एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। उससे पहले हम अपना डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। तो टाइप 3 स्लोली चेंजिंग डायमेंशन के अंदर फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हिस्ट्री ट्रैक करने के लिए हम एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम दोबारा से अपने एग्जांपल पे चलते हैं, जिसमें हम डायमेंशन ऑफ एम्प्लॉय जो हमारी टेबल है उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम सिंपली एक न्यू कॉलम ऐड कर देंगे टू मेंटेन द हिस्ट्री। अगर आप देख पा रहे हैं, हमने जब एम्प्लॉय की लोकेशन इंडिया से यूएस से चेंज हुई, तो इंडिया वाले रिकॉर्ड को, इंडिया वाली एंट्री को मेंटेन करने के लिए हमने एक नया कॉलम ऐड कर दिया। किस नाम से? प्रीवियस लोकेशन नाम से। अब हमारे एम्प्लॉय की नई लोकेशन है यूएसए और प्रीवियस लोकेशन है इंडिया। तो बेसिकली टाइप 3 स्लोली चेंजिंग डायमेंशन के अंदर हम एक नया कॉलम ऐड कर देते हैं जस्ट टू सिग्निफाई द प्रीवियस लोकेशन। पर जो मेन ड्रॉबैक आता है वो टाइप 3 एससीडी का यही है कि हम इसमें बहुत ही लिमिटेड हिस्ट्री मेंटेन कर पाते हैं। कहने का मतलब है हम केवल यहाँ पे लास्ट वर्जन को ही मेंटेन कर पा रहे हैं। सपोज करो एम्प्लॉय ने फिर से अपनी लोकेशन यूएसए से यूरोप चेंज कर ली, तो यहाँ पे नई लोकेशन हमारी यूएस से आ जाएगी और यहाँ पे हमारा
उसको यूरोप मिल जाएगा, पर जो रिकॉर्ड उसका, जो भी उसके डिटेल्स इंडिया से रिलेटेड थे, वो सारे वैनिश हो जाएंगे। तो ये एक ड्रॉबैक है जो टाइप 3 स्लोली चेंजिंग डायमेंशन के साथ एसोसिएटेड है। अब हम आगे बात करेंगे टाइप 4 स्लोली चेंजिंग डायमेंशन। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं स्लोली चेंजिंग डायमेंशन टाइप 4 मेथोडोलॉजी के बारे में। तो स्लोली चेंजिंग डायमेंशन टाइप 4 के अंदर हम बेसिकली अपनी ओरिजिनल डायमेंशन को सिंपली अपडेट करते हैं टाइप 1 की तरह। क्योंकि हमारे एम्प्लॉय की लोकेशन इंडिया से यूएसए हो गई है, तो हम यहाँ पे सिंपली अपने रिकॉर्ड के अंदर अपने डायमेंशन, मेन डायमेंशन टेबल में उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को अपडेट करके यूएसए डाल देंगे। पर क्योंकि हमारे को डेटा वेयर हाउस के अंदर हिस्टोरिकल डेटा भी एनालाइज करने के लिए चाहिए होता है, तो इसलिए हम एक सेपरेट हिस्ट्री टेबल भी मेंटेन करते हैं। सेपरेट हिस्ट्री टेबल जो रहती है, उसके अंदर, उसके थ्रू बेसिकली हम डिफरेंट एनालिसिस, अपनी एनालिटिक्स जो कर रहे हैं हम हिस्टोरिकल डेटा पे, वो परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया था कुछ समय पहले, जैसे टाइप 2 का जो डिसएडवांटेज था, क्योंकि टाइप 2 के अंदर हम मेन डायमेंशन टेबल में ही अपने रिकॉर्ड डाल रहे थे, पर यहाँ पे एडवांटेज टाइप 4 में ये रहता है कि हमारी जो ओरिजिनल डायमेंशन है, इसके अंदर अपडेट्स डायरेक्टली अपडेट हो जाता है और एक सेपरेट हिस्ट्री टेबल मेंटेन होती है। तो सेपरेट हिस्ट्री टेबल मेंटेन होती है फॉर एनालिसिस पर्पस और फॉर एनालिटिक्स पर्पस। तो ये रही टाइप 4। अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं अपनी लास्ट स्लोली चेंजिंग डायमेंशन टाइप 6 मेथोडोलॉजी के बारे में। तो जैसे कि टाइप 6 है, ये बेसिकली एक हाइब्रिड अप्रोच होती है। हाइब्रिड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम टाइप 1, 2 और 3 सबको शामिल करते हैं। टाइप 1, 2, 3 जैसे आप देख पा रहे हैं, इनका सब मिलके ही टाइप 6 बना है। तो इस अप्रोच के अंदर हम तीनों मेथोडोलॉजी टाइप 1, 2, 3 को यूज करने वाले हैं। किस तरह से करते हैं, आइए समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक एम्प्लॉई की जो हम टेबल डिस्कस कर रहे हैं, वही टेबल है, और हमारे पास एक रिकॉर्ड है जिसके अंदर जिसके अंदर एक एम्प्लॉई हमारा इंडिया लोकेशन पे काम कर रहा था। अब होता क्या है, वो एम्प्लॉई हमारा इंडिया से यूएसए ट्रांसफ़र होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम टाइप 6 एससीडी अप्रोच के अंदर टाइप 1, 2, 3 तीनों को शामिल करते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे। तो क्या हुआ, टाइप 1 में जैसे हमें पता है हम सिंपली अपडेट कर रहे हैं, तो हमने एम्प्लॉय की करंट लोकेशन जो पहले इंडिया थी उसको सिंपली अपडेट कर दिया यूएसए के साथ। तो ये तो हो गया टाइप 1। अब आते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में आपको पता था कि हम एक सरोगेट की हम मेंटेन करते हैं, और हम 3 अपने मेन कॉलम लाइक इफेक्टिव फ्रॉम डेट, टू डेट और फ्लैग ले लेते हैं। तो वो भी हमने नए रिकॉर्ड के हिसाब से मेंटेन कर लिया। और इसके अलावा आपको पता है टाइप 3 के अंदर हम एम्प्लॉय की करंट और प्रीवियस वैल्यूज़ को मेंटेन करते थे। इसी तरीके से हमने यहाँ पे एम्प्लॉय की करंट और प्रीवियस वैल्यूज़ को मेंटेन कर लिया। तो इट इज़ अ सम टोटल ऑफ टाइप 1 प्लस टाइप 2 एंड टाइप 3। तो बेसिकली अगर हम इसका यूज़ केस समझे कि टाइप 6 कहाँ यूज होती है, तो कई बार हमारे रियल लाइफ सिनेरियो में कुछ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करने पड़ते हैं, जहाँ पे हमारे को रिक्वायरमेंट होती है कि हम हिस्ट्री को तीनों तरीके से दिखाएं। मतलब कहने का है कि हम एक अपडेट तरीके से भी रखें, हम एक टाइप 2 के हिसाब से भी रखें, और हम एक टाइप 3 के हिसाब से, मतलब हम हिस्ट्री को काफ़ी डिटेल में दिखा पाएँ। तो वही पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम टाइप 6 का यूज़ करते हैं। एग्जॉस्टिवली हिस्ट्री को मेंटेन करना बेसिकली हमारा पर्पस है टाइप 6 के थ्रू। तो डेफिनेशन जंप डायमेंशन की बोलती है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल लो कार्डिनलिटी फ्लैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। कहने का मतलब है, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये बेसिकली एक ऐसा डायमेंशन है जो अपने अंदर लो कार्डिनलिटी फ्लैग्स और एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स को कंटेन करती है। कहने का मतलब है, अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में समझे, तो हमारा जैसे मैरिटल स्टेटस कॉलम है, वो लो कार्डिनलिटी है। लो कार्डिनलिटी मतलब
उसके अंदर यूनिक वैल्यूज़ बहुत कम है, उसके अंदर यूनिक वैल्यूज़ 2 ही रहती हैं, मैरिड और अनमैरिड। तो इसी तरीके से जंक डायमेंशन के अंदर जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स या कॉलम शामिल होते हैं, उनकी यूनिकनेस बहुत कम रहती है, वो लो कार्डिनैलिटी रहते हैं। तो ऐसे कॉलम्स को कंबाइन करके हम एक डायमेंशन बनाते हैं जिसे जंक डायमेंशन कहते हैं। अब इसके कुछ की पॉइंटर्स को समझ लेते हैं कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी जंक डायमेंशंस की। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो हमारा ऑपरेशनल या ओएलटीपी सिस्टम होता है, यानी जो डेटाबेस हमारा डे टू डे पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, उसके अंदर बहुत सारे फ्लैग्स और ट्रांजैक्शनल कोड्स टाइप के कॉलम होते हैं। वो ये कॉलम डेटाबेस जो हमारा ओएलटीपी डेटाबेस है उसके लिए बहुत रेलिवेंट होते हैं। पर अगर हम बात करें इनकी डेटा वेयर हाउस में, तो ऐसे कॉलम्स की बिजनेस यूसेज हो सकती है, पर इनके लिए एक डिफरेंट डायमेंशन बनाने से हमारा डेटा मॉडलिंग का कंसेप्ट अफेक्ट होता है। कहने का मतलब, अगर हम इन फ्लैग्स टाइप के कॉलम के लिए अलग अलग डायमेंशन बनाने लग जाएंगे, तो एक तो हमारे डेटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट, डेटा मॉडलिंग कठिन हो जाएगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, और साथ ही साथ इतनी डायमेंशंस को मेंटेन करना भी प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इसी का एक सोल्यूशन देने के लिए हम जंक डायमेंशन यूज करते हैं, और इस तरीके के फ्लैग्स टाइप के कॉलम हो गए, ट्रांजैक्शन कोड्स हो गए, इस तरीके के सारे कॉलम्स को हम कंटेन करके एक सिंगल डायमेंशन बना देते हैं, और उसके बेसिस पे हम अपना एनालिटिक्स करते हैं। इसका एडवांटेज क्या रहता है? इससे हमारे फैक्ट टेबल का साइज रिड्यूस रहता है, क्योंकि हम अभी आगे समझेंगे, क्योंकि हम मल्टीपल कॉलम्स लेने के बजाय हम केवल लिमिटेड कॉलम एक फॉरेन की तरह ले लेते हैं, उससे हमारा साइज ऑफ फैक्ट टेबल रिड्यूस रहता है। दूसरी एडवांटेज क्या रहती है? डायमेंशनल मॉडलिंग ईजी रहती है। डायमेंशनल मॉडलिंग कैसे ईजी रहेगी? जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हम इन फ्लैग्स के कॉलम के साथ अलग डायमेंशन नहीं बना रहे हैं, एक ही सिंगल डायमेंशन के थ्रू हम अपने पर्पस को फुलफिल करते हैं। तो अब हम सीधा जानेंगे कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो के साथ कि किस तरह से प्रैक्टिकली जंक डायमेंशन का कॉन्सेप्ट डेटा वेयर हाउस में यूज होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं अपना रियल वर्ल्ड सिनेरियो रिलेटेड टू जंक डायमेंशन। तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने एक फैक्ट टेबल ली है। इसके अंदर हमने देख रहे हैं कि कुछ लो कार्डिनैलिटी कॉलम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसमें जो एक तरीके से स्टेटस हमारे शो कर रहे हैं ट्रांजैक्शन का, कि कोई ऑर्डर है वो अभी शिप्ड हुआ है, डिलीवर्ड हुआ है या नहीं, रिसीव हुआ है नहीं। तो बेसिकली ये सब एक तरीके से स्टेटस बता रहे हैं अभी जो कोई ऑर्डर प्लेस हो रखा है। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो इन तीनों कॉलम्स को हम इकट्ठा करके अपनी एक जंक डायमेंशन बना सकते हैं, और जो की निकल के आएगी इन तीनों कॉलम से रिलेटेड, उस की का रेफरेंस हम अपनी फैक्ट टेबल में दे देंगे। तो अब इन तीन कॉलम्स को हम कलेक्ट करते हैं और एक नई डायमेंशन बना देते हैं, जिसे हम जंक डायमेंशन कहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली है कि जो जंक डायमेंशन होती है वो सारी प्रोबेबिलिटीज को शामिल करती है कॉलम्स की। क्या मतलब है इसका? अगर हम देखें शिफ्ट जो स्टेटस होगा, शिफ्ट जो होगा, कोई प्रोडक्ट शिफ्ट होगा या नहीं होगा, यानी इसकी दो ही प्रोबेबिलिटी है, येस और नो। इसी तरीके से डिलीवर कोई प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा, एक दो ही प्रोबेबिलिटी है, येस नो। इसी तरीके से कोई प्रोडक्ट रिसीव होगा या नहीं होगा, इसकी भी दो प्रोबेबिलिटी है, येस नो। तो सभी प्रोबेबिलिटीज हमारी केवल अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो दो ही प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर तीनों कॉलम्स की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे या कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, तो हमारे पास 8 डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज आ जाएंगे, और वो 8 डिफरेंट सिनेरियोज हम क्लब करके अपने जंक डायमेंशन में रख देते हैं। जो 8 सिनेरियोज हमारे पास आएंगे, ये हमारे पास 8 सिनेरियोज होंगे जिन्हें हम क्लब करके अपनी जंक डायमेंशन में रख देंगे। अब इन 8 सिनेरियोज को यूनिकली आइडेंटिफाई अगर हमें करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक सरोगेट की लेनी पड़ेगी। सरोगेट की हमने पहले भी डिस्कस किया है, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी इन रोज को, इन 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 स्टेटस कॉलम्स को। तो बेसिकली हम एक सरोगेट की ले रहे हैं और इन 3 कॉलम्स को यहाँ पे क्लब करके इन 3 कॉलम्स को हम क्लब करके रखते हैं जंक डायमेंशन में। अब हमारे पास जंक डायमेंशन रेडी है, हमारे पास फैक्ट टेबल ऑलरेडी थी।
अब हम क्या करने वाले हैं, फैक्ट टेबल में इन 3 कॉलम्स को रिप्लेस करने वाले हैं एक रेफरेंस के थ्रू। वो रेफरेंस कॉलम होगा हमारा ट्रांजैक्शन स्टेटस की कॉलम। जो ये ट्रांजैक्शन स्टेटस की कॉलम है हमारा, ये हमारा एक रेफरेंस की तरह काम करेगा। कहाँ पे काम करेगा ये हमारा काम करता है सीधे आके यहाँ पे। ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर है हमारा फैक्ट टेबल का। तो जो भी हमारा ट्रांजैक्शन स्टेटस की है वो प्राइमरी की होगी जंक डायमेंशन में, और एक तरीके से फॉरेन की तरह काम करती है हमारी फैक्ट सेल्स टेबल में, जो हमारे एक रेफरेंस टेबल है अभी के समझने के लिए। तो ये कॉलम यहाँ पे एक एज अ फॉरेन की काम करेगा। अब आप एडवांटेज देखिए यहाँ पे जंक डायमेंशन से। हमारे पास यहाँ 3 कॉलम थे, हमने 3 कॉलम्स को सिंगल कॉलम के थ्रू रिप्लेस कर दिया। और जो वैल्यूज थी, देखिए पहली रो के लिए वैल्यूज थी तीनों y के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कौन सी की है 1। हमने यहाँ पे सीधा आके 1 से इसको रिप्लेस कर दिया। दूसरी रो के अंदर हमारे पास था y एंड n के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या ट्रांजैक्शन स्टेटस की है 4। हमने यहाँ आके 4 से रिप्लेस कर दिया। तो आपने ये देखा कि हमने बहुत ही इजीली अपने 3 कॉलम्स को सिंगल कॉलम के थ्रू रिप्लेस कर दिया, और हमारा पर्पस भी यहाँ फुलफिल हो गया। जो अगर हमारे को लेटर ऑन अगर किसी एनालिटिक्स के लिए हमें देखना है क्या स्टेटस चल रहा है, तो हम सिंपली इन दोनों टेबल्स का ज्वाइन लगा के हम अपने डेटा को फैच करा सकते हैं। और ज्वाइन भी कॉस्टली इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जंक डायमेंशन की रोज ही इतनी कम होती हैं। तो ये एक एडवांटेज निकल के आता है कि हम अपने फैक्ट टेबल का रिड्यूस कर सकते हैं साइज। साथ ही साथ अगर हम शिफ्ट या डिलीवर्ड स्टेटस या रिसीव्ड स्टेटस के अलग अलग डायमेंशन बनाने जाते, तो उन डायमेंशंस को अलग अलग मेंटेन करना भी डिफिकल्ट था। इसीलिए हमने इनको एक ही डायमेंशन में रखा और उसको एक जंक डायमेंशन का नाम दे दिया। तो फ्रेंड्स, ये तो एक जंक डायमेंशन कॉन्सेप्ट था। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम डेफिनेशन डीजेनरेट डायमेंशन की ये बोलती है कि यह एक मॉडलिंग टेक्निक है जिसके अंदर हम हाई कार्डिनलिटी एट्रीब्यूट्स, हाई कार्डिनलिटी मतलब जिन एट्रीब्यूट्स या कॉलम के अंदर बहुत सारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं उनको हम हाई कार्डिनलिटी बोलेंगे। जिनके अंदर बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज है, बहुत ही यूनिक वैल्यूज है जिन कॉलम्स के अंदर, उनको हम हाई कार्डिनलिटी एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। उनको हम प्लेस कर देते हैं अपनी फैक्ट टेबल के साथ। कहने का मतलब है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी, आप लोगों को पता है कि वो एटीपी टाइप के डेटाबेस होते हैं जिनके अंदर हम अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शंस को स्टोर कराते हैं। इन ट्रांजैक्शंस के अंदर हमारे कुछ ऐसे कॉलम्स भी होते हैं जिनके अंदर काफ़ी यूनिक वैल्यूज़ होती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो एक ऑर्डर नंबर है, तो ऑर्डर नंबर हमेशा यूनिक होगा। तो उन ऑर्डर नंबर्स के हम क्या ऐसे कॉलम्स का करते क्या है, ऐसे कॉलम्स को हम रादर देन स्टोरिंग एक सेपरेट डायमेंशन की तरह इन डेटा वेयर हाउस, हम उनको फैक्ट टेबल के अंदर ही स्टोर करा देते हैं। आप लोगों को पता है कि हम फैक्ट टेबल्स के अंदर मेजरेबल एट्रीब्यूट्स रखते हैं। कहने का मतलब है जिन एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्वांटिफाइबल, जो एट्रीब्यूट क्वांटिफाइबल होते हैं जिनके ऊपर हम एग्रीगेट फंक्शंस लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम ऑर्डर नंबर, इनवॉइस नंबर, ऐसे कॉलम्स को फैक्ट टेबल में क्यों डाल रहे हैं, इनको अलग डायमेंशन में क्यों नहीं रख देते। इसका रीज़न ये होता है कि अगर हम इन कॉलम्स को अलग डायमेंशंस पे रखेंगे तो एक तो हमारा सरोगेट की हमें बनानी पड़ेगी उन डायमेंशन की, और क्योंकि हमें पता है इन कॉलम्स के अंदर यूनिक वैल्यूज़ बहुत हैं तो सरोगेट की इसके स्पेस भी वेस्ट होगा। दूसरी बात, जब हम कोई अपनी रिपोर्ट बनाने जाएंगे, कोई एनालिटिक्स करने जाएंगे, तो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा डायमेंशन का। अब अगर ज्वाइन करेंगे तो क्योंकि डायमेंशन के अंदर यूनिक वैल्यूज होते हैं तो डायमेंशन का साइज भी बहुत यूज होगा, तो फैक्ट टेबल के साथ ज्वाइन करेंगे तो वो ज्वाइन भी कॉस्टली बनेगा। तो इसी इनकी 2 मेजर ड्रॉबैक्स की वजह से हम उनको सेपरेट डायमेंशन में नहीं रखते, हम उनको एक फैक्ट टेबल का पार्ट बना देते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, वी विल स्टोर दीज एट्रीब्यूट्स एज अ पार्ट ऑफ फैक्ट टेबल। significant amount of space will be saved and query cost will also be reduced, क्योंकि हम उनको फैक्ट टेबल का ही पार्ट बना दिया है। क्योंकि तो अब क्या होगा, हमारा एक तो स्पेस का सेविंग्स होगी और हमें कॉस्टली जॉइंट्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये एक ओवरव्यू हार्ड नीचे डायमेंशन।
एक अगर मैं आपको अगर आपके पास ऑलरेडी डेटा मॉडल बना हुआ है और आपको ऐसी कोई डायमेंशंस आइडेंटिफाई हुई हैं जो फैक्ट टेबल की पेज से बढ़ रही हैं। फैक्ट टेबल की पेज मतलब जैसे जैसे फैक्ट टेबल के अंदर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ऐसे उस डायमेंशन भी मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। आपने पूरा डेटा मॉडल बना लिया है, आपके पास एक डायमेंशन ऐसी है जिसके अंदर रिकॉर्ड्स बहुत फास्ट पेस पे बढ़ रही हैं। कहने का मतलब है कि एक डायमेंशन और एक फैक्ट के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप बनता जा रहा है, क्योंकि वो जो डायमेंशन जो है वो फैक्ट के बेस से बढ़ रही है। तो ऐसी डायमेंशंस को भी हम अपनी डेटा मॉडलिंग को उसको एनहांस करके ऐसी डायमेंशंस को भी एक फैक्ट टेबल का पार्ट बना सकते हैं। तो चलते हैं, आप एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल को समझते हैं कि किस तरह से हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस मॉडलिंग अप्रोच को। ये चीज सीधे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। फ्रेंड्स, अब मैंने अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल से जनरेट डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे वो क्या रहा है, भी एक ट्रांजेक्शनल टेबल ली है अपनी डेटाबेस से उठा के। दिस इज आवर ट्रांजेक्शनल टेबल, जिसके अंदर जैसे एक ही सैंपल ट्रांजेक्शन टेबल है। इसको आप बिल्कुल ऐसे में समझिए कि बिल्कुल ऐसी ही ट्रांजेक्शन टेबल बनती है डेटाबेस में। एक सैंपल, एक एक हाइपोथेटिकल, एक एग्जांपल के लिए एक हाइपोथेटिकल ट्रांजेक्शन टेबल बनाई है जिसके अंदर डेली ट्रांजेक्शंस गिरती हैं इस टेबल के अंदर। तो इस टेबल के अंदर हमारे को, जैसे आप देख पा रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट नंबर कॉलम है, इनवॉइस नंबर कॉलम है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, कस्टमर नेम है, ऑर्डर क्वांटिटी और ऑर्डर अमाउंट टाइप के कॉलम्स इस ट्रांजेक्शन टेबल में प्रेजेंट है। अब हम करेंगे क्या, इसको कैसे समझिएगा। जो कस्टमर नेम टाइप का कॉलम होगा, ये पार्ट बन जाएगा कस्टमर डायमेंशन। अगर हम बात करें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये पार्ट बन जाएगा प्रोडक्ट डायमेंशन का। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ज्यादा यूनिक वैल्यूज नहीं होंगी। अब हम बात करते हैं ऑर्डर क्वांटिटी और ऑर्डर अमाउंट। ये हमारे क्योंकि एग्रीगेटेबल कॉलम है, क्योंकि इनके ऊपर हम डिफरेंट इन कॉलम्स के ऊपर हम डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस लाइक सम, एवरेज, मिन, मैक्स लगा सकते हैं। तो ये पार्ट बन जाएंगे हमारे फैक्ट टेबल्स के। तो यहाँ तक तो हमारे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें इतना तो मैंने सीखा हुआ है कि किस तरह से OLTP टेबल ETL के बाद डेटाबेस में डायमेंशन फैक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है। अब बात करते हैं हम दो कॉलम्स की जो बहुत स्पेशल हैं और जहाँ पे जनरेट डायमेंशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, वो है ऑर्डर नंबर और इनवॉइस नंबर। आप लोगों को पता है कि हर एक ऑर्डर के साथ एक यूनिक नंबर जाता है और एक यूनिक इनवॉइस नंबर जनरेट होता है। तो होगा क्या कि इस ट्रांजेक्शन टेबल के अंदर मल्टीपल ऑर्डर नंबर और मल्टीपल इनवॉइस नंबर्स बहुत ही यूनिकली आते हैं। तो ये कॉलम्स हमारे बेसिकली हाई कार्डिनलिटी कॉलम में बहुत ज्यादा मल्टीपल यूनिक वैल्यूज होंगी। तो इन कॉलम्स को रादर देन हम एक डायमेंशन बनाए सेपरेट, क्योंकि किसी दूसरी डायमेंशन का तो पार्ट बन नहीं सकते, क्योंकि ये किसी के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इनको एक सेपरेट डायमेंशन की तरीके से बना सकते थे, पर हम सेपरेट डायमेंशन क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनके अंदर हाई कार्डिनलिटी, बहुत ज्यादा यूनिकनेस है, जिससे हमारा, जैसे हमने पहले समझा था, स्टोरेज वेस्ट होता है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा जॉइन लगाने में उस जॉइन की कॉस्ट भी जाती है, उस जॉइन भी बहुत कॉस्टली होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, किस टाइप के कॉलम्स को, इन टाइप के कॉलम्स को हम अपनी फैक्ट टेबल का ही पार्ट बना देते हैं। तो जैसे हमारे फैक्ट टेबल में ऑर्डर क्वांटिटी और ऑर्डर अमाउंट जाएंगे, उसी तरीके से हमारे ऑर्डर नंबर और इनवॉइस नंबर भी फैक्ट टेबल का पार्ट बन जाएंगे, ताकि हमारा ओवरऑल स्पेस सेव हो सके और हमारे जॉइंट्स की कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डिजेनरेट डायमेंशन का कॉन्सेप्ट समझ आए। तो कंफर्म डायमेंशंस अगर हम देखें, डेफिनेशन इसकी बोलती है कि कंफर्म डायमेंशन है सेम मीनिंग विद ऑल द रिलेटेड फैक्ट टेबल्स। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारी डायमेंशन है उसका सभी फैक्ट्स के लिए एक ही मीनिंग निकलता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आप टाइम डायमेंशन को लीजिए या कैलेंडर डायमेंशन को लीजिए, जिसका मीनिंग डिफरेंट फैक्ट टेबल्स, लेट सपोज एक फैक्ट टेबल हमारी ऑर्डर्स है और एक फैक्ट टेबल हमारी इन्वेंट्री है, दोनों के लिए कोई डेट का मतलब सेम ही रहेगा, उनका मीनिंग अलग नहीं होगा। अगर 1 जनवरी कोई डेट है, 1 जनवरी किसी इन्वेंट्री के लिए भी, इन्वेंट्री फैक्ट टेबल के लिए भी वो 1 जनवरी है, और एक ऑर्डर फैक्ट के लिए भी वो 1 जनवरी है, दोनों के लिए 1 जनवरी है। तो ऐसी ही डायमेंशन जिनका सेम ही मीनिंग रहता है मल्टीपल फैक्ट टेबल्स के लिए,
उनको हम कंफर्म डायमेंशन बोलते हैं। एक तरीके से ये मास्टर टेबल्स का भी काम करती हैं। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलें, confirmed dimensions act as a consistent interface in combining data from different fact tables। कहने का मतलब है, अगर हम कोई ऐसी रिपोर्ट बना रहे हैं जिसमें हमें मल्टीपल फैक्ट टेबल से डेटा लेना है, उन डेटा को कैप्चर करने के लिए हम एक कंफर्म डायमेंशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंफर्म डायमेंशन का मीनिंग डिफरेंट फैक्ट टेबल के लिए सेम ही रहता है। तो लेट सपोज हमारे को कोई रिपोर्ट बनानी है जिसमें हमारे को ऑर्डर फैक्ट से भी डेटा लेना है, इन्वेंट्री फैक्ट से भी डेटा लेना है और उसको एनालाइज करना है टाइम के अलोंग, तो ये हम बहुत इजीली कर सकते हैं अपनी कंफर्म डायमेंशन से। सो ये इसका इंपॉर्टेंट यूज केस होता है। अब हम अगला चलते हैं, अपने की पॉइंटर्स को समझ लेते हैं कि कहाँ और क्यों इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा पड़ती है और क्या एक्चुअल में यूसेज रहेगा और किस तरह से डिज़ाइन होती हैं कंफर्म डायमेंशंस, सब हम समझेंगे। तो सीधे चलते हैं की पॉइंटर्स की तरफ। की पॉइंटर्स में सबसे पहला पॉइंटर निकल के आता है, डेटा वेयर हाउस विल नॉट फंक्शन एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट इन द एब्सेंस ऑफ कंफर्म डायमेंशंस। इसका कहने का मतलब समझते हैं। देखिए होता क्या है, डेटा वेयर हाउस एक इंटीग्रेटेड यूनिट होता है, क्योंकि अगर हम विल इनमॉन जो फादर ऑफ डेटा वेयर हाउस है, उन्होंने कहा है कि डेटा वेयर हाउस मस्ट बी इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड तभी डेटा वेयर हाउस कहलाएगा जब हमारी कंफर्म डायमेंशंस वहाँ पे रहेंगी। कहने का मतलब, लेट सपोज एक डेटा वेयर हाउस के अंदर 2 डेटा मार्ट्स थे, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट एरिया के थे। अब हमने क्या किया, दोनों डेटा मार्ट्स के लिए अलग अलग टाइम डायमेंशन की टेबल डिजाइन कर दी, जिन्हें हम नॉन कन्फर्म्ड बोलेंगे, क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज टेबल तो है नहीं, मास्टर टेबल तो है नहीं। हमने हर एक डेटा मार्ट्स के लिए अलग अलग टेबल डिजाइन कर दी। दोस्तों मैं बता दूं आपको, अगर आपको डेटा मार्ट्स नहीं पता तो मैं एक पूरी वीडियो लेके आऊँगा डेटा मार्ट के ऊपर। डेटा मार्ट एक अलग अलग सब्जेक्ट एरिया को केटर करने के लिए डेटा वेयर हाउस में बनाए जाते हैं। डिटेल में हम डिफरेंट वीडियो में समझेंगे। तो अब अगर हमारे पास डेटा मार्ट है, उसके अंदर डिफरेंट फैक्ट टेबल्स थी, उन फैक्ट टेबल्स को बेसिकली एनालाइज करने के लिए हमने दोनों डेटा मार्ट्स में अलग अलग टाइम डायमेंशन की टेबल बना दी। अब इससे हमारा पर्पस इंटीग्रेशन का फुलफिल नहीं हो रहा। हमारा इंटीग्रेशन का पर्पस तभी, इंटीग्रेटेड जो डेटा वेयर हाउस हम बोलते हैं वो तभी फुलफिल होगा जब दोनों डेटा मार्ट्स को जो फैक्ट टेबल्स है ना, वो एक सिंगल टाइम डायमेंशन के थ्रू कनेक्टेड होंगी। क्योंकि अगर टाइम डायमेंशन ही डिवाइडेड हो जाएगी और कल को हमें एनालिसिस करना पड़ेगा दोनों फैक्ट टेबल्स का, तो वो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड एक टाइम डायमेंशन है ही नहीं। तो यही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने के लिए कि हमारे को एक सेंट्रलाइज्ड टेबल्स बनाने की ज़रूरत होती है जब हमारे पास मल्टीपल फैक्ट टेबल्स होते हैं, ताकि हम एनालिटिक्स ईजी कर सकें। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस के बारे में, किस किस तरीके की कंफर्म डायमेंशंस बन सकती हैं। तो सबसे पहले आती है प्रोडक्ट डायमेंशन। एक प्रोडक्ट डायमेंशन एक कंफर्म डायमेंशन की तरह बनाई जा सकती है जिसको मल्टीपल फैक्ट टेबल्स यूज़ करें। तो प्रोडक्ट डायमेंशन के अंदर जब हम बना रहे हैं तो वो एक डायमेंशन एक एग्जॉस्टिव होनी चाहिए। एग्जॉस्टिव इन द सेंस, जो डिफरेंट फैक्ट टेबल्स में हम एंट्रीज को डालेंगे उन सबको रिप्रेजेंट करने वाली होनी चाहिए। तो एक सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट डायमेंशन को हम बना सकते हैं जिसके थ्रू हम मल्टीपल फैक्ट्स को एनालाइज करेंगे। इसी तरीके से जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, एक सेंट्रलाइज्ड कैलेंडर डायमेंशन को भी हम बना सकते हैं जिसके थ्रू हम मल्टीपल फैक्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये तो अब तक रहा कंफर्म डायमेंशन की बेसिक्स। अब इसके कुछ एडवांटेजेस को समझ लेते हैं। एडवांटेज में सबसे पहले आता है कंसिस्टेंसी। जैसा मैंने बात करा, कंसिस्टेंसी तभी मेंटेन होगी जब एक डायमेंशन सेंट्रलाइज्ड मेंटेन होगी, और हम कंफर्म डायमेंशन के थ्रू वही सेंट्रलाइज्ड डायमेंशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी होती है, साथ ही डेटा क्वालिटी भी मेंटेन होती है, क्योंकि अगर डिफरेंट डेटा मार्ट्स के अंदर अपनी अपनी प्रोडक्ट डायमेंशन बन जाएंगी, अपनी अपनी टाइम डायमेंशन बन जाएंगी, तो उससे डेटा क्वालिटी भी मेंटेन करने में इश्यूज आएंगे। तीसरा पॉइंट, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन होता है क्योंकि अगर हमारे पास कोई सेंट्रलाइज्ड टाइम डायमेंशन है या सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट डायमेंशन है तो उसके मेंटेन करना इजी है। फ्यूचर में अगर कुछ हमारे को अपडेट्स करने हैं तो सिंगल उसी टेबल में हम करेंगे, रादर देन अपडेटिंग डिफरेंट डायमेंशन टेबल्स जो एक डेटा मार्ट्स का पार्ट है। तो
एक तरीके से हम अपना कॉस्ट रिडक्शन कर रहे हैं, डेटा क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी भी लेके आ रहे हैं। तो ये एक 3 एडवांटेज मैं कहूँगा कन्फर्म डायमेंशंस के होते हैं। अब एक नोट होता है इंपॉर्टेंट या समझने वाला कि कंफर्म डायमेंशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप ड्यूरिंग डिजाइनिंग ऑफ डेटा वेयर हाउस। तो जो भी एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस टीम बना रही है के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कंफर्म डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करे और रादर देन हर एक डेटा मार्ट के लिए अपना एक इंडिविजुअल डायमेंशन बनाए। जैसे टाइम डायमेंशन किसी हर एक डेटा मार्ट के अलग अलग बनाने के बजाय उसको एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में रखे, उसको एक ही बनाए। इसी तरीके से अगर कोई प्रोडक्ट डायमेंशन है वो हर एक डेटा मार्ट या हर एक सब्जेक्ट एरिया के लिए अलग बनाने के बजाय एक ही बनाए, तो उससे मेंटेनेंस भी ईजी होती है, कॉस्ट भी रिड्यूस होता है, क्वालिटी भी एनहांस होती है। तो ये तो रहा कंफर्म डायमेंशन का ओवरव्यू। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरह से एक डेटा वेयर हाउस के अंदर हम मेंटेन करते हैं कंफर्म डायमेंशन। तो सीधे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं हमने 2 फैक्ट टेबल्स यहाँ कंसीडर करी हैं। सबसे पहले एक फैक्ट टेबल ली है हमने जिसमें इंटरनेट के थ्रू यानी जो ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू जो सेल्स हुई हैं उनको कंसीडर किया है। और एक दूसरी फैक्ट टेबल ली है हमने जिसमें जो फिजिकल स्टोर्स होते हैं या मॉल्स होते हैं जिनमें जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं उनके डेटा को कंसीडर किया है। तो बेसिकली 2 फैक्ट टेबल्स ली हैं हमने। उन दोनों फैक्ट टेबल्स को जोड़ने के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 कंफर्म डायमेंशंस हैं। एक कैलेंडर कंफर्म डायमेंशन है और दूसरी हमारे पास प्रोडक्ट की कंफर्म डायमेंशन है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट कंफर्म डायमेंशन के कॉन्सेप्ट का यूज करके एक एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हैं 2 फैक्ट टेबल्स के ऊपर। तो जैसे अभी आप देख पा रहे हैं हमारी रिक्वायरमेंट है एक ड्रिल अक्रॉस फंक्शन परफॉर्म करना। ड्रिल अक्रॉस कुछ नहीं होता दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ड्रिल अक्रॉस टर्म से। ड्रिल अक्रॉस में बेसिकली क्या कर रहे हैं हम 2 फैक्ट्स को ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं जो 2 सब्जेक्ट एरिया या 2 डेटा मार्ट से जुड़ी हुई हैं। तो यही एक पर्पस है ड्रिल अक्रॉस का। सो ड्रिल अक्रॉस हमें परफॉर्म करना है। ड्रिल अक्रॉस एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें 2 फैक्ट टेबल्स का डेटा आएगा। 2 फैक्ट टेबल्स का डेटा को हमारे को एनालाइज करना है। किसके अलोंग करना है, हमें प्रोडक्ट्स के अलोंग करना है और डेट के अलोंग करना है। तो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट है हमारे को टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स निकालनी है जो एक दिन में कंप्लीट हुई है और हम थ्रू ई कॉमर्स चैनल अगेन, और टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स निकालनी है जो फिजिकल स्टोर्स में कंप्लीट हुई हैं एक दिन के अंदर। तो यही हमारी बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। अब हमने क्या किया है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कंफर्म डायमेंशंस प्रेजेंट हैं प्रोडक्ट की, कैलेंडर की, उससे एडवांटेज ये हुआ कि हम ड्रिल अक्रॉस रिपोर्ट बना पा रहे हैं जो डेटा फैच करेगी इंटरनेट सेल्स फैक्ट से और फिजिकल स्टोर्स फैक्ट से। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं हमने एक डेट के करस्पॉन्डिंग और एक प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग अपने फैक्ट्स को गैदर कर लिया इंटरनेट सेल्स फैक्ट से, और हमने फिजिकल स्टोर की जो फैक्ट टेबल थी दोनों फैक्ट टेबल से उठा के हमने अपने डेटा को उठा लाए। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 2000 अगर रुपए की हमारी सेल हुई है और 10 मोबाइल सेल हुए हैं तो टोटल हमारी 20,000 की सेल हो गई इंटरनेट के थ्रू। और अगर उसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर हमारे 2 क्वांटिटी सोल्ड हुई है फिजिकल स्टोर में और 2000 रुपए का पर क्वांटिटी थी तो हमारी 4000 रुपए की टोटल सेल हो गई इस प्रोडक्ट की 1 जनवरी के दिन फिजिकल स्टोर्स में। सो यही एक एडवांटेज था कि हमने एक ड्रिल अक्रॉस टाइप की रिपोर्ट बना ली। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंफर्म डायमेंशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।
टेबल्स। तो दोस्तों आप लोगों को पता है हमने पहले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था फैक्ट टेबल्स के बारे में। इसमें हमने बताया था कि फैक्ट टेबल्स कंटेन्स क्वांटिफाइबल डेटा जिसको हम एनालाइज कर पाते हैं डिफरेंट डायमेंशंस के अलोंग। तो यही न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं इसी फैक्ट टेबल के, ये बेसिकली क्लासिफाई किए जाते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन ब्रॉडली 3 तरीके से होती है। पहली होती है एडिटिव, दूसरी क्लासिफिकेशन टाइप होती है सेमी एडिटिव एंड तीसरी टाइप होती है नॉन एडिटिव। तो जो एडिटिव टाइप होती है, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, इस तरीके के मेजर्स को हम ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कर सकते हैं ये तो समझ आया, पर ऐड किसके अलाउ करेंगे? वो ऐड कर सकते हैं हम इन एट्रीब्यूट्स को अलोंग डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ दैट फैक्ट टेबल। कहने का मतलब है इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को ऊपर हम समेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट डायमेंशंस के अलाउ। तो ये तो रहते हैं एडिटिव मेजर। दूसरे टाइप के मेजर्स होते हैं सेमी एडिटिव। सेमी एडिटिव वो मेजर्स होते हैं जिनकी वैल्यूज को हम ऐड तो कर सकते हैं पर सभी डायमेंशंस के अलाउ नहीं कर सकते। हम कुछ डायमेंशंस के अलाउ कर सकते हैं और कुछ के अलाउ नहीं कर सकते। और कुछ मेजर्स होते हैं नॉन एडिटिव टाइप के जिनके ऊपर हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर सकते किसी भी डायमेंशंस के अलाउ। तो ये 3 तरीके से ब्रॉडली क्लासिफाई किए जाते हैं हमारे न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स ऑफ फैक्ट टेबल्स। अब दोस्तों हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये किस तरीके से हमारे को किस तरीके से हम फैक्ट टेबल में इस तरीके के एट्रीब्यूट्स हमें मिलते हैं। हम एग्जाम्पल से डीपली समझते हैं। तो सीधे चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिटिव मेजर्स की। जैसे आप इस वक्त देख पा रहे हैं हमारे पास एक सैंपल फैक्ट टेबल है। इसको आप असली फैक्ट टेबल मत मानिएगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि सैंपल फैक्ट टेबल है जो जस्ट आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट बनाई गई है। तो इसके अंदर हमारा एक कॉलम है सेल्स अमाउंट का, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब ये जो हमारा एट्रीब्यूट है इसको हम इसके ऊपर एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं अलोंग टाइम डायमेंशन यानी डेट की, अलोंग सेल्स पर्सन और अलोंग रीजन। यानी अगर हमारे को ये देखना है कि पूरे वीक में कितनी सेल हुई, वो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। सारे सेल्स अमाउंट को ऐड कर देंगे पूरी सेल्स के लिए। अगर हम देखना है कि किस सेल्स पर्सन ने कितनी सेल करी है, उसके लिए भी हम इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। या फिर किस रीजन में कितनी सेल हुई है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम सेल्स अमाउंट की फिगर को इजीली ऐड कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों होता है एडिटिव मेजर। अब हम नेक्स्ट समझते हैं सेमी एडिटिव मेजर, जिसको आपको ध्यान से समझना होगा। तो सीधे चलते हैं सेमी एडिटिव मेजर की ओर। तो सेमी एडिटिव मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं अलोंग सम डायमेंशंस बट नॉट अलोंग ऑल द डायमेंशंस। कहने का मतलब है, आसान भाषा में बताता हूँ, ये मेजर्स वो मेजर होते हैं जिनको हम कुछ डायमेंशन के अलोंग तो ऐड कर सकते हैं पर सारी डायमेंशंस के अलोंग ऐड नहीं कर सकते। या समेशन ऑपरेशन इनके ऊपर कुछ डायमेंशन के अलोंग तो लगा सकते हैं पर सारी डायमेंशंस के अलोंग नहीं लगा सकते। तो आइए देखते हैं ऐसे मेजर्स होते कैसे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हमारी अकाउंट बैलेंस टाइप का एक एट्रीब्यूट है। अब अकाउंट बैलेंस दोस्तों पता है आपको कि अगर आप लोग बैंक में गए होंगे तो वहाँ आपको पता है कि बैंक के अंदर हमारे सेविंग्स टाइप के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं। अब उनके अंदर क्या बैलेंस है ये बेसिकली ये कॉलम बता रहा है अकाउंट बैलेंस का। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं सबसे पहले दिन का 3 जनवरी के दिन हमारे अकाउंट में $100 का बैलेंस था। अगले दिन हमने $50 उसमें डिपॉजिट किया तो हमारा बैलेंस हो गया $150। तीसरे दिन हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की अपने अकाउंट के साथ तो हमारा बैलेंस $150 ही रहा। चौथे दिन हमने इसके अंदर से $20 विड्रॉ कर लिए तो हमारा बैलेंस रहा $130। और 5वें दिन हमने इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं की। अब लेट्स सपोज आपकी एक रिक्वायरमेंट आती है कि हमारे को अकाउंट बैलेंस निकालना है एंड ऑफ द वीक। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? आप क्या करेंगे? आप क्या इन सब वैल्यूज को सम कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप इन वैल्यूज का सम करेंगे तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी अकाउंट बैलेंस टाइप के कॉलम्स को हम समेशन के थ्रू नहीं दिखाते, इनको ऐड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वीक के एंड में
किसी अकाउंट आईडी जिसके अकाउंट आईडी 0001 थी, उसका बैलेंस $660 था इन सबको ऐड करके। नो, वो बिल्कुल गलत है। अकाउंट बैलेंस वो है जो इस वक्त करंटली प्रेजेंट है, जिसको हम बताएंगे कि वो अकाउंट बैलेंस है $130। तो ये अकाउंट बैलेंस टाइप का जो एट्रीब्यूट है, इसको आप ऐड नहीं कर पाए अलोंग डेट की। आप अकाउंट आईडी के अलोंग इसको सबमिशन कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास 2 अकाउंट्स आईडी हैं, 001 002, 2 अलग अलग लोगों के अकाउंट है, उनके अकाउंट बैलेंसेस को आप ऐड करके दिखा सकते हैं, पर आप किसी टाइम के अलोंग इनको ऐड नहीं कर सकते। अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है कि आप पूरे वीक की, आपकी रिक्वायरमेंट है पूरे वीक का अकाउंट बैलेंस निकालना, तो आप जो लास्ट डे उस वीक का होगा, उस दिन जितना बैलेंस होगा आप उसी को दिखाएंगे, इसमें सम आप नहीं कर सकते। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस सेमी एडिटिव का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं फिर से डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा सेमी एडिटिव मेजर्स को। अब लास्ट में हम समझते हैं अपने नॉन एडिटिव मेजर्स। तो नॉन एडिटिव मेजर्स में दोस्तों सारे रेशियो टाइप के कॉलम्स, परसेंटेज टाइप के कॉलम्स आ जाते हैं, जिनके ऊपर हम एडिशन परफॉर्म ही नहीं कर सकते किसी भी डायमेंशन के अलाउंग। जैसे आप इस टेबल में देख पा रहे हैं, हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन टाइप का कॉलम लिया है, जिसके अंदर हम प्रॉफिट मार्जिन को परसेंटेज में दिखा रहे हैं। अब इस कॉलम को हम ना तो अपने क्वार्टर, जो हमारा एक तरीके से डेट डायमेंशन का एट्रीब्यूट है, उसके अलोंग एनालाइज कर सकते हैं, ना ही हम अपने डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अलोंग इसको एनालाइज कर सकते हैं, बिकॉज ये एक परसेंटेज टाइप का कॉलम है। तो नॉन एडिटिव मेजर्स जो होते हैं, उनको हम किसी भी डायमेंशन के अलोंग एनालाइज नहीं कर पाते। एंड दोस्तों एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन एट्रीब्यूट्स को, इन नॉन एडिटिव टाइप के एट्रीब्यूट्स को आप अपने BI टूल में ही कैलकुलेट करें तो अच्छा है। अपनी फैक्ट टेबल में आप केवल इनके एडिटिव मेजर, जैसे अगर हम बात करें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट होता है जब हम रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आती है उसको डिवाइड करते हैं रेवेन्यू से, तब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिराइव होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी फैक्ट टेबल में रेवेन्यू को मेंटेन करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मेंटेन करें, और जब फाइनल कैलकुलेशन करनी है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के, उसको अपने किसी BI टूल में करें। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। इसको आप डेटा वेयर हाउस की मॉडलिंग जब आप कर रहे होंगे, डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग कर रहे होंगे, डेटा मॉडलिंग कर रहे होंगे, तब आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि नॉन एडिटिव टाइप के एट्रीब्यूट्स हम जनरली अपनी फैक्ट टेबल्स में नहीं रखते हैं, इनको हम कैलकुलेट करते हैं अपने BI टूल्स में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज आपको टाइप ऑफ मेजर्स इन फैक्ट टेबल्स टॉपिक समझ आया होगा। तो सबसे पहले अगर हम जाने कि फैक्ट टेबल्स होता क्या है, तो हम पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं कि फैक्ट टेबल्स बेसिकली एक क्वांटिफाइबल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं या कंटेन करते हैं। फैक्ट टेबल्स अपने आप में क्वांटिफाइबल डेटा को, जिनको हम एनालाइज करते हैं डायमेंशंस के अलोंग। तो ये तो हमें बेसिक्स फैक्ट टेबल्स का पता था, पर ये फैक्ट टेबल्स भी अपने आप में डिवाइड होती हैं 3 कैटेगरीज में। एक होती है ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल्स, जिसे आप यहाँ हाईलाइटेड फॉर्म में देख पा रहे हैं रेड कलर में। एक होती है हमारी पीरियोडिक स्नैपशॉट फैक्ट टेबल्स, एंड एक होती है हमारी एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल। तो आज हम डिटेल में समझने वाले हैं ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल कैटेगरी को। तो सीधे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं कि ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिर हम इसको जानने की और डिटेल में कोशिश करेंगे थ्रू एक एग्जांपल। तो ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल जो होती है वो कंटेन करती है डिस्क्रीट बिजनेस इवेंट। तो आपको लग रहा होगा ये डिस्क्रीट बिजनेस इवेंट क्या है। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल इजीली हम इस चीज को समझते हैं कि डिस्क्रीट बिजनेस इवेंट क्या होते हैं, जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं। कहने का मतलब है ये इवेंट किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट, एक सिंपल एक डिस्क्रीट बिजनेस इवेंट है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जो ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल होती है वो ऐसे डिस्क्रीट इवेंट्स को ही कंटेन करती हैं। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं, ये एटॉमिक होती हैं। एटॉमिक इन द सेंस डेटा इंडिविजिबल है, यानी डेटा इज नॉन एग्रीगेटेबल यानी
डेटा जो होता है वो एग्रीगेट फॉर्म में नहीं होता है, डेटा को हम नॉन एग्रीगेट फॉर्म में इन टेबल्स में स्टोर करते हैं। तीसरी इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसके अंदर डेटा लोएस्ट ग्रैनुलर फॉर्म में स्टोर होता है। अब आप सोचेंगे भाई ये लोएस्ट ग्रैनुलर फॉर्म क्या है? देखिए, सबसे पहले हमें ग्रैनुलैरिटी समझे तो मैं एक बेसिक आपको हिरार्की बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कोई हमारे टाइम टेबल है, टाइम डायमेंशन टेबल, उसके अंदर हिरार्की है ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे, ये एक हिरार्की है। तो इसके अंदर जो डे है वो हमारा लोएस्ट ग्रैनुलर लेवल है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं अपने टाइम डायमेंशन के अलाउंग, तो जो डेटा होगा इस ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल का वो डे के अलोंग सेव होगा, वो ईयर के अलोंग सेव नहीं होगा, वो क्वार्टर के अलोंग, मंथ के अलोंग नहीं, वो डे के अलोंग सेव होगा। यानी वो बहुत लोएस्ट ग्रैनुलर लेवल पे डेटा इसके अंदर स्टोर होता है। चौथी इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके अंदर ह्यूज साइज होता है इन टेबल्स का, और मिलियंस बिलियंस में होता है। जो इनका रोज होती हैं जो इन टेबल्स में नॉर्मली, वो मिलियंस बिलियंस में जाती हैं। काफ़ी डिटेल्ड होता है ट्रांजैक्शन फैक्ट टेबल्स का डेटा। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर लोएस्ट ग्रेनुलैरिटी, यानी हम इसके अंदर नॉन एग्रीगेटेड डेटा लोएस्ट ग्रेनुलर लेवल पे स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए इसके अंदर मिलियंस बिलियंस में रोज जाती हैं। यही एक रीज़न है ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल्स के बड़ा होने का साइज के। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। अब हम सीधा चलते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल और इससे समझते हैं कि रियल लाइफ में अगर हम डेटा वेयर हाउस या डायमेंशनल मॉडलिंग कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन फैक्ट टेबल्स को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। सीधे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो अब ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि किस तरीके से हम ये ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल्स डिज़ाइन करते हैं इन आवर डायमेंशनल मॉडलिंग। तो अब जैसे आपको हमें आपकी इस स्क्रीन पे दिख रहा है, सेंटर में एक फैक्ट टेबल है और वो फैक्ट टेबल 3 डायमेंशन से अटैच्ड है। जो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है डिम ज्योग्राफी, डिम कस्टमर एंड डिम डेट। 3 हमारी डायमेंशंस हैं जो हमारी इस सेंट्रलाइज्ड फैक्ट टेबल फैक्ट सेल से जुड़ी हुई हैं। अब दोस्तों, अगर हम यहाँ देखें तो ये फैक्ट सेल्स टेबल जो है वो ट्रांजैक्शनल है इन नेचर। किस तरीके से और क्यों है ये ट्रांजैक्शनल? क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शनल जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कशन किया था, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करती है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्क्रीट बिजनेस इवेंट। बिल्कुल डिस्क्रीट बिजनेस इवेंट, कोई सेल हुई है किसी प्रोडक्ट को, उसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये डिस्क्रीट बिजनेस इवेंट को दिखा रही है। दूसरा, इसके अंदर लोएस्ट ग्रैनुलैरिटी पे डेटा सेव है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो ज्योग्राफी की है वो ज्योग्राफी की किसी सिटी के डेटा को रिप्रेजेंट करती है सबसे ग्रैनुलर लेवल पे, सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ हियरार्की में सिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो बिल्कुल यहाँ पे लोएस्ट ग्रैनुलर लेवल पे डेटा है। इसी तरीके से अगर हम डेट की बात करें, बिल्कुल इसका भी लोएस्ट ग्रैनुलर लेवल पे डेटा है। डे वाइज हमने इसमें डेटा दिखा रहे हैं जो किसी एक डेट डायमेंशन का लोएस्ट ग्रैनुलर डेटा है। तो अगर हम जैसे बात करें, अगेन इसमें एटॉमिक रिकॉर्ड्स भी हैं, यानी नॉन एग्रीगेटेबल रिकॉर्ड्स भी हैं, जैसे क्योंकि ये जो हमारा सेल्स अमाउंट है ये समराइज्ड फॉर्म में नहीं है या ये नॉन एग्रीगेटेबल फॉर्म में है। तो ये जो टेबल है ये सारे करेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करती है। इसके अंदर डिस्क्रीट बिजनेस इवेंट भी रिप्रेजेंट होता है, इसके अंदर लोएस्ट ग्रेनुलैरिटी पे भी रिप्रेजेंट होता है, और इसके अंदर एटॉमिक रिकॉर्ड्स भी होते हैं। तो इसका कहने का, एटॉमिक मतलब नॉन एग्रीगेटेबल। तो ये जो टेबल होगी जो सेल्स है ये ट्रांजैक्शनल टेबल होगी। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नॉर्मली अगर आप जब भी डेटा वेयर हाउस बनाते हैं मैक्सिमम टाइम्स आप ट्रांजैक्शनल टेबल्स से ही डील करते हैं। आपको दूसरे कैटेगरी की टेबल्स की यूसेज होती है वो जनरली कम होती है। प्राइमरीली आप ट्रांजैक्शनल टाइप के टेबल से ही डील करते हैं। और एक और की बात, अगर आप डायमेंशनल मॉडलिंग कर रहे हैं, दोस्तों इस बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप डायमेंशनल मॉडलिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या ग्रैनुलर लेवल पे डेटा स्टोर कराना है, किस ग्रैनुलर लेवल पे, कहने का मतलब आपको ईयर वाइज डेटा, आपको क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज या डे वाइज, जिस ग्रैनुलर लेवल पे डेटा स्टोर कराना है इसकी नॉलेज आप फ्रंट रखनी होगी। चाहे आप बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पढ़िए, जैसे अगर आप रिटेल का डेटा वेयर हाउस डिज़ाइन करने वाले हैं
तो रिटेल से रिलेटेड आपके उसके सेल्स को पढ़िए, उसके मीमोज इनवॉइसेस को पढ़िए और आइडिया लगाइए और आप इसमें डिस्कशन भी कर सकते हैं अपनी मैनेजमेंट के साथ, अपने आर्किटेक्ट्स के साथ और बिजनेस यूजर्स के साथ कि ग्रेनुलैरिटी जो है वो आपको अप फ्रंट ही डिसाइड करनी होगी, क्योंकि उसका एक रीज़न है। अगर आपने ग्रेनुलैरिटी ऑफ फैक्ट टेबल बाद में सोचा चेंज करने का तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इनिशियली ही फैक्ट टेबल्स के अंदर इतने रिकॉर्ड्स आ जाते हैं टाइम के साथ कि आप उसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को समझ आ रहा है पीरियोडिक स्नैपशॉट कुछ नहीं है दोस्तों, इसके अंदर हम डेटा के स्नैपशॉट्स को ले रहे हैं पीरियोडिकली। वो पीरियड हमारा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है या क्वार्टरली हो सकता है। जिस भी बेसिस पे हमारे को ट्रेंड को एनालाइज करना है डेटा के, वही पीरियड हम अपनी स्नैपशॉट फैक्ट टेबल के थ्रू लेते हैं। अब सीधे चलते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। सबसे पहला, यूजुअली बिल्ट फ्रॉम डेटा कंटेन्ड इन ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल्स होती हैं वो बिजनेस के एक पर्टिकुलर इवेंट को कैप्चर करती हैं। यानी अगर हम आसान भाषा में समझे तो ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल्स बेसिकली, जो ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल्स होती हैं उनका ग्रेन जो होता है वो एक बिजनेस इवेंट होता है। जैसे आप कोई परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एक सिंगल डिस्क्रीट इवेंट जनरेट होगा और वो ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल में चला जाएगा। तो ये तो होता है ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल। पर जो पर्पस होता है हमारा पीरियोडिक स्नैपशॉट फैक्ट टेबल में, उस ट्रांजैक्शनल टेबल को यूज करके उसके डेटा पे एग्रीगेशन परफॉर्म करना। एग्रीगेशन इन द सेंस, हम जो ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल हैं उनको सम कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज पे एवरेज परफॉर्म करके हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं। अब वो डेटा एनालाइज किसी पीरियड के अकॉर्डिंग होगा। वो पीरियड हमारा डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है और मंथली हो सकता है। ये हमारी नीड के अकॉर्डिंग आ जाएगा कि हमारी अगर नीड मंथली की है तो हम मंथली उस डेटा को एग्रीगेट करेंगे, अगर वीकली है तो वीकली एग्रीगेट करेंगे। तो दोस्तों, होता क्या है जनरली कि ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल में हमारी बेसिक लेवल पे इवेंट्स होते हैं। उन इवेंट्स को हम बेसिकली एग्रीगेट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वीकली, मंथली, डेली बेसिस पे इन पीरियोडिक स्नैपशॉट फैक्ट टेबल्स। तो यही एक 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 हाई लेवल पे हम समझे तो एक ये डिराइव्ड टाइप के टेबल्स होती है जो डिराइव हो रही है हमारी ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल से। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर कि इसके अंदर एक रिकरिंग स्नैपशॉट्स ऑफ रेगुलर इंटरवल्स होता है। अगेन, जैसे मैंने बात किया था, अगर हमारी रिक्वायरमेंट वीकली है तो सारी एंट्रीज पीरियोडिक स्नैपशॉट फैक्ट टेबल में वीकली गिरेंगी। अगर आपकी मंथली की रिक्वायरमेंट है तो सारी एंट्रीज पीरियोडिक स्नैपशॉट फैक्ट टेबल में मंथली लेवल पे कैप्चर होंगी। तो ये हमारी बिजनेस यूजर, जो भी हमारा क्लाइंट है, अगर वो जिस हिसाब से हमारे को रिक्वायरमेंट देता है, हमें उसी हिसाब से अपनी एंट्रीज को पीरियोडिक स्नैपशॉट टेबल में कैप्चर कराना है। अब अगर हम समझ लेते हैं यूसेज का, तो जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि इसका यूसेज होता है किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस को स्टडी करना, किसी ट्रेंड को स्टडी करना। जैसे अगर हमारी सेल्स है तो सेल्स मंथली लेवल, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या डे ऑन डे बेसिस पे हमारी सेल्स किस डायरेक्शन में जा रही है, तो इन चीज़ों को कैप्चर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारी इस टेबल का, कि इस स्नैपशॉट फैक्ट टेबल में, पीरियोडिक स्नैपशॉट फैक्ट टेबल के अंदर डायमेंशंस कम होती हैं और फैक्ट्स ज़्यादा होती हैं। इसका रीज़न समझते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जो पीरियोडिक स्नैपशॉट फैक्ट टेबल है उसका यूसेज हायर मैनेजमेंट्स जनरली करती हैं टू स्टडी द ट्रेंड, कि उनकी बिजनेस की डायरेक्शन क्या है, उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, लॉस में है, किस स्टोर पे क्या सेल चल रही है, इन सारे पर्पस के लिए करती है। तो इन पर्पस के लिए हमारे पास मैट्रिक्स ज़्यादा होनी चाहिए। मैट्रिक्स इन द सेंस कि वो मेजर्स जिनके अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकें। जैसे हमारी सेल्स हो सकती है, अगर हमारे कोई बिजनेस है उसका रेवेन्यू हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सारे मैट्रिक्स हम एक ही टेबल में डाल देते हैं ताकि हमारी मैनेजमेंट डायरेक्टली इन मैट्रिक्स को इवेलुएट कर सके। तो यही रीज़न होता है कि जो हमारी पीरियोडिक स्नैपशॉट फैक्ट टेबल्स हैं उनके अंदर डायमेंशंस कम होती हैं और उनके अंदर मैट्रिक्स या मेजर्स ज़्यादा होते हैं,
ताकि मैनेजमेंट उन मैट्रिक्स को इवेलुएट कर सके इजीली थ्रू दिस सिंगल स्नैपशॉट टेबल। तो दोस्तों अब हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि किस तरह से क्या स्ट्रक्चर होता है पीरियोडिक स्नैपशॉट टेबल का और कैसे हम ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं। तो सीधे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके दोस्तों, तो हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि किस तरीके से हम एक अपनी पीरियोडिक स्नैपशॉट फैक्ट टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या, हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई बिजनेस की या क्लाइंट की तरफ से कि उनको किसी स्टोर की सेल्स को मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखना है। अब इस रिक्वायरमेंट को केटर करने के लिए हमने क्या किया, अपने स्टोर की ट्रांजैक्शनल टेबल जो थी, हमारे स्टोर की कोई ट्रांजैक्शनल टेबल रही होगी, उस ट्रांजैक्शनल टेबल की एंट्रीज को मंथली बेसिस पे एग्रीगेट कर दिया। कहने का मतलब है जितनी भी क्वांटिटीज सेल हुई थी ट्रांजैक्शनल टेबल में उनको एग्रीगेट किया और उन्हें मंथ लेवल पे दिखा दिया। यानी जो ग्रेन रहेगा हमारी स्नैपशॉट फैक्ट टेबल का वो मंथ रहेगा। लोएस्ट ग्रेन दोस्तों कुछ नहीं होता है, लेवल ऑफ डिटेल जो इस हमारी पीरियोडिक स्नैपशॉट फैक्ट टेबल का रहेगा हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो रहेगा मंथ। तो सारी एंट्रीज यहाँ पे मंथली बेसिस पे दिखाई जाएंगी। क्यों दिखाई जाएंगी? क्योंकि क्लाइंट ताकि मंथ बेसिस पे हमारी स्टोर की परफॉर्मेंस की या स्टोर की सेल्स को एनालाइज कर सके। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, मैंने मंथ डेट की ली है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें मंथ और मंथ बेसिस पे सेल्स को एनालाइज करना हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। मैंने यहाँ प्रोडक्ट की ली है, जिस प्रोडक्ट की सेल्स को हम एनालाइज कर रहे हैं। मैंने क्वांटिटी सोल्ड ली है, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है उस प्रोडक्ट की, और मैंने सेल्स अमाउंट की फिगर ली है इस टेबल में। तो दोस्तों ये एक सैंपल पीरियोडिक स्नैपशॉट फैक्ट टेबल है। जब आप रियल वर्ल्ड में काम करते हैं तो हो सकता है कि आपको कई और डायमेंशंस के अकॉर्डिंग अपने इन मैट्रिक्स को इवेलुएट करना पड़े, पर जस्ट आपको एक एग्जांपल देने के लिए, जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी पीरियोडिक स्नैपशॉट फैक्ट टेबल डिजाइन कर ली है। तो अगर अब आप राइट में देख रहे पा रहे होंगे इस फिगर को, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आप देख पा रहे होंगे हमने सेल्स अमाउंट, जो भी हमारा सेल्स अमाउंट था डॉलर्स में, उसको एनालाइज कर रहे हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो जैसे देख पा रहे हैं कि जनवरी से हमारी सेल्स कुछ बढ़ी, उसके बाद स्टीप फॉल आया हमारी सेल्स में मार्च के अंदर, फ्रॉम फेब टू मार्च, और उसके बाद मार्च टू अप्रैल जो सेल है वो फिर से थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है। तो दोस्तों यही एनालिसिस, यही ट्रेंड का एनालिसिस हमारी हायर मैनेजमेंट जो की पीपल होते हैं बिजनेस में वो करते हैं। तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे हम अपनी स्नैपशॉट फैक्ट टेबल्स को डिजाइन करते हैं ताकि इस तरीके की ट्रेंड एनालिसिस, इस तरीके का ट्रेंड एनालिसिस, इस तरीके की ट्रेंड एनालाइज करने वाली रिपोर्ट्स हम उनको दे सके। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये पीरियोडिक स्नैपशॉट फैक्ट टेबल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। दोस्तों इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा जो आपको रियल वर्ल्ड में काफी हेल्पफुल होगा। आपको ये हमेशा ध्यान देना है, आप लोगों को ये एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके पीरियोडिक स्नैपशॉट फैक्ट टेबल का साइज क्या जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका पीरियोडिक स्नैपशॉट जो टेबल है, फैक्ट टेबल है, उसका साइज ह्यूज होता जा रहा है, बिलियंस में रोज जाती जा रही हैं, तो ये बेटर है कि आप ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल का यूज करके उसी पे एग्रीगेशन किसी बीआई टूल के थ्रू कर लें। क्योंकि होगा क्या कि जो ये रिपोर्ट्स होंगी इनका यूसेज कम होगा, पर आपका जो स्पेस होगा, जो क्योंकि उस पीरियोडिक स्नैपशॉट फैक्ट टेबल की साइज बहुत ज़्यादा जा रहा है, उसकी वजह से स्पेस बहुत वेस्ट होगा और आपका यूसेज नहीं होगा। तो उस केस में बेस्ट ये होता है कि हम अपने डायरेक्टली ट्रांजैक्शनल टेबल पे ही अपनी रिपोर्ट्स को बना लें। पर अगर आपको लगता है कि हमारे जो पीरियोडिक स्नैपशॉट फैक्ट टेबल है उसका साइज कम है, वो बियरेबल है, तो हम फिर अपनी एक पीरियोडिक स्नैपशॉट फैक्ट टेबल डिजाइन कर सकते हैं। तो ये एक रियल वर्ल्ड में आपको इस ट्रेड ऑफ को समझना होगा, परफॉर्मेंस वर्सेस साइज ऑफ द पीरियोडिक स्नैपशॉट फैक्ट टेबल। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल होते क्या है, इसके बाद हम जानेंगे इस टाइप की फैक्ट टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हम एक बिजनेस प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरह से एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल बिजनेस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और फाइनली हम जानेंगे एक
प्रैक्टिकल तरीके से एक स्नैपशॉट फैक्ट टेबल, एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल का डिज़ाइन, कि किस तरह से हम रियल वर्ल्ड में एक एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि वो भी ये आईटी कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल। तो एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल्स जो होती हैं वो एक बिजनेस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आपको ये माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये बिजनेस प्रोसेस होती क्या है। फ्रेंड्स, इसको बहुत इजीली समझते हैं, बिजनेस प्रोसेस क्या होता है। बिजनेस प्रोसेस एक्चुअल में, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट का। आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, प्रोडक्ट ऑर्डर होने के बाद पैक होता है, उसके बाद शिप होता है, शिप होने के बाद आपके घर तक डिलीवर होता है। तो एक, जब आप ऑर्डर करते हैं वो आपका प्रोडक्ट आपके घर तक आने तक बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू गुजरता है। यही सीरीज ऑफ स्टेप्स जब कंबाइन हो जाते हैं, इसे हम एक बिजनेस प्रोसेस बोलेंगे। तो बिजनेस प्रोसेस पाइपलाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही दोस्तों एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल्स का यूज होता है। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले, ये इवॉल्विंग इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इवॉल्विंग इवेंट्स कुछ नहीं दोस्तों, बहुत आराम से इस चीज़ को समझिए। इवॉल्विंग इवेंट्स वो हैं जो स्टेप्स प्रीवियस स्टेप के कंप्लीट होने पे इवॉल्व हों। जैसे अगर हम अपनी बिजनेस प्रोसेस का एग्जांपल लें ई कॉमर्स का, जब आप ऑर्डर करेंगे तभी पैकेजिंग वाला स्टेप अराइज होगा, शिपिंग तभी अराइज होगी तब जब आपकी पैकेजिंग कंप्लीट हो जाएगी, फाइनल डिलीवर तभी होगा जब आपका एक बार प्रोडक्ट शिप हो जाएगा। तो जब एक स्टेप कंप्लीट होगा तभी दूसरा स्टेप आपका इवॉल्व होगा। तो इसे ही हम इवॉल्विंग इवेंट्स बोलते हैं। तो ऐसे इवॉल्विंग इवेंट्स को ही रिप्रेजेंट करती है हमारी एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को समझ लेते हैं। These tables are used to measure what amount of time is spent on each step of these business process. तो जैसे बिजनेस प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं, तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाने में कितना टाइम लगा, इन्हीं लैग्स को, इन्हीं जो टाइम टेकन जो है एक स्टेप से दूसरे स्टेप को, इन टेबल्स में ऐसे टाइम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे टाइम्स को डिपिक्ट किया जाता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है, इस टाइप की टेबल्स में अपडेट्स बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। कहने का मतलब, जब आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो सिंपल एक एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल में एक एंट्री गिर जाएगी, पर उस वक्त तक आपकी शिप डेट की, आपकी डिलीवर डेट की, ऐसे कॉलम से वैल्यू नहीं जाएगी, क्योंकि अभी तक आपका बस प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ है। फिर धीरे धीरे ऑर्डर होने के बाद जब पैक होगा तो पैक डेट की में एंट्री जाएगी, उसके बाद शिप डेट की में एंट्री गिरेगी, और फाइनली आपकी एंट्री जाएगी डिलीवर डेट की में। तो इसी तरीके से जैसे जैसे एंट्रीज जाती जाएंगी, इस टेबल में अपडेट्स जाते जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कहेंगे कि इसी प्रोसेस के जरिए हम ये कहेंगे कि हमारी एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल बहुत ज़्यादा अपडेटेबल होती है, क्योंकि इसके अंदर जैसे जैसे एक सीरीज ऑफ स्टेप्स नेक्स्ट एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाएंगे, आपकी ये टेबल अपडेट होती चली जाएगी। चौथा और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों, ये जो टेबल होती है इसका यूसेज रियल वर्ल्ड में ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आगे एक बिजनेस प्रोसेस को समझेंगे, और बिजनेस प्रोसेस के थ्रू ये जानेंगे कि किस तरीके से फाइनली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में कि किस तरीके से हम एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके, तो अब आप अपनी स्क्रीन पे फ्रेंड्स देख पा रहे हैं एक एंटायर बिजनेस प्रोसेस पाइपलाइन को। तो फ्रेंड्स, ये जो बिजनेस प्रोसेस पाइपलाइन है, ये हमारी एक ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है, एक ऑर्डर फुलफिलमेंट बिजनेस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। इसकी सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहले कोई ऑर्डर आया, ऑर्डर के बाद वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चर होने के बाद वो इन्वेंट्री में स्टोर होता है, इन्वेंट्री में स्टोर होने के बाद वो प्रोडक्ट शिप किया जाता है और फाइनली कस्टमर तक अराइव होता है। तो आपने देखा इस ऑर्डर फुलफिलमेंट बिजनेस प्रोसेस के बहुत सारे स्टेप्स थे। तो इन्हीं स्टेप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हम एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल का यूज़ करते हैं। इन स्टेप्स को मिला के एक पूरी कंप्लीट एंट्री हमारे एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल्स में गिर जाती है। तो फ्रेंड्स, अब आपको एक ये क्यूरोसिटी हो रही होगी कि इतना सब कुछ हम एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट बना क्यों रहे हैं, क्यों हम एक बिजनेस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल के थ्रू। तो फ्रेंड, उसका एक
बहुत बड़ा लॉजिक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। एक्चुअली 80s में जापानीज ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में ये देखा कि कौन से स्टेप्स जो होते हैं पूरी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, ताकि वो उन स्टेप्स पे काम करके उनके टाइम को रिड्यूस करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सके और अपना थ्रूपुट बढ़ा के अपनी प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सके। धीरे धीरे यही कॉन्सेप्ट्स बिजनेस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने का अमेरिकन कंपनीज में आया, और इन्हीं बिजनेस प्रोसेसेस को एक्चुअल में डेटा के फील्ड में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, वेयर हाउस में किस तरह से डाला जाए, इसका सारा स्टडी जो है वो किम्बेल ने किया, और फाइनली एक एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल को का स्ट्रक्चर या डिज़ाइन को उन्होंने प्रेजेंट किया। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि एक बिजनेस प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा कि बिजनेस प्रोसेस कैसे होती है और क्यों इन एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल्स की ज़रूरत पड़ी। एक्चुअल में यही यूसेज था कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी स्टेप पे काम करेगी, उस स्टेप का टाइम रिड्यूस करेगी, तो वो ओवरऑल अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं था कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोसेसेस में ही ये एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल का कॉन्सेप्ट था। इसको हम अगर हम क्लेम फाइलिंग होती है या और भी दूसरी प्रोसेसेस हैं जिनके ऊपर हम एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल का कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये बिजनेस प्रोसेसेस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये जानेंगे कि किस तरीके से एक वेयर हाउस डायमेंशनल मॉडलिंग जब हम करते हैं, वेयर हाउस डिज़ाइन कर रहे हैं, उस वक्त किस तरह से एक डिज़ाइन कर सकते हैं एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल को। तो फ्रेंड्स, सीधे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अभी आप देख पा रहे हैं एक कंप्लीट डिज़ाइन एक एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल का। तो जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था बिजनेस प्रोसेस, उसी बिजनेस प्रोसेस, ऑर्डर फुलफिलमेंट की बिजनेस प्रोसेस को हमने यहाँ पे एक तरीके से एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे इसके कॉलम्स देखिए एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल के, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने काफ़ी डेट की फील्ड्स यूज़ किए हैं, जैसे ऑर्डर डेट की, किस दिन ऑर्डर आया, किस दिन मैन्युफैक्चर हुआ, किस दिन इन्वेंट्री में स्टोर हुआ, किस दिन शिप हुआ, और किस दिन वो कस्टमर के पास अराइव हुआ या कस्टमर के पास डिस्पैच हो गया। तो ये की फील्ड्स का रीज़न ही ये होता है फ्रेंड्स, ताकि हम इन की फील्ड्स का यूज़ करके इन डेट की फील्ड्स के बीच में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, एक स्टेप में और दूसरे स्टेप तक पहुंचने में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, इन डेट की फील्ड से हम वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब हम देखते हैं वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे ऑर्डर टू मैन्युफैक्चरिंग लैग। तो ऑर्डर टू मैन्युफैक्चरिंग लैग ये दिखा रहा है कि ऑर्डर जब हमारे पास आया और एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर जो हुआ उसके बीच में कितना लैग था, उसके बीच में कितना टाइम कंज्यूम हुआ। इसी तरीके से जब मैन्युफैक्चर होने से इन्वेंट्री में स्टोर होने तक कितना टाइम उसका कंज्यूम हुआ, इन्वेंट्री से लेकर शिप होने तक कितना टाइम लगा। तो ये सारे लैग टाइम से हम बेसिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई किस स्टेप पे, एक बिजनेस प्रोसेस के किस स्टेप पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, ताकि जो भी हमारी मैनेजमेंट होगी, क्योंकि मैनेजमेंट का काम फ्रेंड्स होता ही ये है कि वो अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करे। तो मैनेजमेंट क्या करेगी, उन स्टेप्स पे फोकस करेगी जो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, और उनको रिड्यूस करने का, उन स्टेप्स को या फिर उन लैग टाइम्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, ताकि ओवरऑल बिजनेस प्रोसेस को एनहांस कर एफिशिएंट बना सके और अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सके। आप इस टेबल में देख पा रहे हैं मैंने एक टाइम डायमेंशन ली हुई है, एक प्रोडक्ट डायमेंशन ली है और एक कस्टमर डायमेंशन है। तो प्रोडक्ट डायमेंशन के करस्पॉन्डिंग हमारी प्रोडक्ट की है, कस्टमर डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमारी कस्टमर की है। पर यहाँ पे टाइम डायमेंशन जो है वो आप देख पा रहे होंगे मल्टीपल टाइम्स इस एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल के साथ मैप्ड है। तो फ्रेंड, उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो टाइम डायमेंशन है वो एक रोल प्लेइंग डायमेंशन है, मतलब ये टाइम डायमेंशन मल्टीपल रोल प्ले कर रही है। तो अगर आपको फ्रेंड्स अगर रोल प्लेइंग डायमेंशन कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मेरी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है इसके ऊपर, आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, उससे और डिटेल में आपको रोल प्लेइंग डायमेंशन का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो एक पूरी एक डिज़ाइन होती है एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल की।
आप रियल वर्ल्ड में एक स्नैपशॉट फैक्ट टेबल बना सकते हैं किसी भी एक क्लेम प्रोसेस को या फिर किसी फुलफिलमेंट बिजनेस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टलेस फैक्ट टेबल्स। आज हम जानेंगे फैक्टलेस फैक्ट टेबल होते क्या हैं, इनको किस किस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, और हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि फैक्टलेस फैक्ट टेबल का कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरीके से डायमेंशनल मॉडलिंग में इंप्लीमेंट होता है, किस तरीके से हम एक फैक्टलेस फैक्ट टेबल्स को डिजाइन करते हैं ड्यूरिंग डायमेंशनल मॉडलिंग। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आईटी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझ। तो सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ, फैक्टलेस फैक्ट टेबल। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फैक्टलेस फैक्ट टेबल कंटेन्स डायमेंशन कीज बट नो मेजर्स। ये वो टेबल होती हैं जिनमें कोई मेजर्स नहीं है, केवल डायमेंशन कीज है। दूसरी बात जो आपको समझने वाली है यहाँ पे, क्योंकि हम एक्चुअल फैक्ट टेबल्स, देखिए होता क्या है, एक्चुअल फैक्ट टेबल्स के साइज बहुत ह्यूज होते चले जाते हैं डेटा वेयर हाउस में। तो हम हमेशा ये देखते हैं डायमेंशनल मॉडलिंग में कि भाई किस तरीके से हम अपनी फैक्ट टेबल्स के साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अपनी मेन फैक्ट टेबल्स के साइज को रिड्यूस करने के लिए हम इस तरीके के फैक्टलेस फैक्ट टेबल्स को डिजाइन कर सकते हैं कुछ सिनेरियोज में। अब हम सीधे जानते हैं फैक्टलेस फैक्ट टेबल्स के कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है फैक्टलेस फैक्ट टेबल। बेसिकली इसकी दो कैटेगरी होती हैं, कहने का मतलब है एक होती है इवेंट ट्रैकिंग टेबल और एक होती है कवरेज टेबल्स। तो जो इवेंट ट्रैकिंग टेबल्स होती हैं वो एक बिजनेस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। बिजनेस पर ऐसे बिजनेस प्रोसेस जिनमें कोई मेजरेबल फैक्ट्स नहीं है। देखिए, जो नॉर्मल फैक्ट टेबल्स होती हैं उनके अंदर आपने देखा होगा मेजर्स होते हैं, जैसे क्वांटिटी सोल्ड या फिर कोई सेल्स अमाउंट। पर जो हमारी इवेंट ट्रैकिंग टेबल्स होती हैं वो केवल डायमेंशन कीज को कंटेन करती हैं। इसके अंदर कोई भी एसोसिएटेड मैट्रिक्स नहीं होता है। देयर इज नो एसोसिएटेड मैट्रिक्स इवेंट ट्रैकिंग टेबल्स में, केवल और केवल इसमें डायमेंशन कीज होती हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे कोई एम्प्लॉय का लीव ट्रैकिंग सिस्टम बनाना है या फिर हम कोई स्टूडेंट का कोर्स एनरोलमेंट सिस्टम है, इनके करस्पॉन्डिंगली हम एक इवेंट ट्रैकिंग फैक्टलेस फैक्ट टेबल्स बना सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कवरेज टेबल्स की। तो जो कवरेज टेबल्स होती हैं वो बेसिकली नेगेटिव सिनारियोज की एनालिसिस के लिए यूज होती हैं। इसको भी एक प्रैक्टिकली समझते हैं, क्या होता है नेगेटिव सिनेरियोज। लेट्स सपोज हमारे को किसी ऐसे सेल्स पर्सन आइडेंटिफाई करने हैं जो बिल्कुल कोई सेल नहीं कर पाए, या फिर ऐसे स्टोर्स आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ पे प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाए। तो ऐसे नेगेटिव सिनेरियोज को आइडेंटिफाई करने के लिए कवरेज फैक्टलेस फैक्ट टेबल्स को डिजाइन किया जाता है ताकि हम नेगेटिव सिनेरियोज को आइडेंटिफाई करके उन पे काम कर सके। तो ये तो रही एक तरीके से थ्योरी। अब हम रियल लाइफ में किस तरह से डायमेंशनल मॉडलिंग में फैक्टलेस फैक्ट टेबल्स को डिजाइन करते हैं, इवेंट ट्रैकिंग टेबल्स को और हमारे कवरेज टेबल्स को डिजाइन करते हैं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो सीधे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। ओके, तो अब हम समझते हैं प्रैक्टिकली कि डायमेंशनल मॉडलिंग के वक्त हम किस तरीके से अपने इवेंट ट्रैकिंग टेबल्स फैक्टलेस फैक्ट टेबल को डिजाइन कर सकते हैं और कवरेज फैक्टलेस फैक्ट टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं इवेंट ट्रैकिंग फैक्टलेस फैक्ट टेबल का। तो फ्रेंड्स, जैसे हम ये समझते हैं हमारे बिजनेस की तरफ से हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है, उसने हमें ये रिक्वायरमेंट दी है कि वो ये जानना चाहती है कि उसके कितने प्रोडक्ट सेल हुए, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुआ, प्रोडक्ट्स के किन फीचर्स को उसके कस्टमर्स लाइक करते हैं। तो ऐसा कुछ एनालिसिस की रिक्वायरमेंट हमारे पास आई है। तो हमने इस रिक्वायरमेंट को कैटर करने के लिए अपनी एक फैक्ट सर्वे टेबल बना ली। अब इसका अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो इस फैक्ट सर्वे टेबल में कोई मैट्रिक्स या मेजर नहीं है। इसमें सिंपल डेट कीज हैं, प्रोडक्ट की है, फीचर की है और कस्टमर की है। कस्टमर की हमारी कस्टमर के साथ मैपिंग के लिए यूज़ होती है। फीचर की हमारे साथ डिम फीचर डायमेंशन के मैपिंग के लिए यूज़ हो रही है। डेट की से हम डिम डेट को मैप कर रहे हैं और प्रोडक्ट की के थ्रू हम डिम प्रोडक्ट को मैप कर रहे हैं, डिम प्रोडक्ट डायमेंशन आई मीन टू से। तो हो क्या रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ, कौन सा प्रोडक्ट
सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, या फिर कौन से फीचर्स के हमारे कस्टमर्स को अच्छे लगे हैं, इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम इस इवेंट ट्रैकिंग फैक्टलेस फैक्ट टेबल के थ्रू दे सकते हैं। तो ये तो था सिनेरियो हमारा इवेंट ट्रैकिंग फैक्टलेस फैक्ट टेबल का। अब हम बात करते हैं कवरेज फैक्टलेस फैक्ट टेबल की। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि कवरेज फैक्टलेस फैक्ट टेबल नेगेटिव सिनेरियोज की एनालाइज करने के लिए बनाए जाते हैं। कहने का मतलब था कि जैसे किसी सेल्स पर्सन ने कोई सेल नहीं की, तो ऐसे सेल्स पर्सन को आइडेंटिफाई करना है। तो लेट सपोज हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई, हमारा क्लाइंट एक बैंक था, बैंक ने हमारे को ये रिक्वायरमेंट दी कि उसके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं बैंक के, वो उनको अपनी एक पॉलिसी सेल करना चाहता है। उस पॉलिसी सेल करने के लिए उसने कुछ सेल्स पर्सन हायर करे हैं। लेट सपोज वो हमारा बैंक था, उसके पास 1000 कस्टमर्स थे और उसने 10 सेल्स पर्सन को हायर किया और हर एक सेल्स पर्सन के साथ 100 कस्टमर्स को एंगेज कर दिया। कहने का मतलब है 100 कस्टमर उन पर सेल्स पर्सन उसने असाइन कर दिए। अब वो कह रहा है कि इंडिविजुअल सेल्स पर्सन के साथ जो 100 कस्टमर्स असाइन होंगे, इसके टोटल कंप्लीट मैपिंग या टोटल कंप्लीट कह सकते हैं कवरेज जो होगी, जो भी कंप्लीट हमारा डेटा निकल के आएगा, वो हम अपनी फैक्ट पॉलिसी असाइनमेंट में डाल देंगे, जो हमारी कवरेज टेबल होगी, क्योंकि ये एंटायर कवर करेगी। जो भी हमारे सिनेरियोज होंगे, सारे सिनेरियोज को ये कवर कर लेगी फैक्ट पॉलिसी असाइनमेंट, कि एक सेल्स पर्सन किस तरीके से 100 कस्टमर्स को डील कर रहा है, उसके सारे डिटेल्स इस फैक्ट पॉलिसी असाइनमेंट में मिल जाएंगे। अब दोस्तों लेट सपोज एक ये कंसीडर करते हैं उन सेल्स पर्सन में ने कुछ कस्टमर्स को वो पॉलिसी सेल कर दी, या वो पॉलिसी सेल हो जाएगी। तो सेल होने के बाद पॉलिसी किसी एक्टिविटी टेबल में चली जाएगी। यानी एक्टिविटी टेबल वो रिकॉर्ड सेल करे, बेसिकली एक्टिविटी टेबल वो रिकॉर्ड होल्ड करेगा जो पॉलिसी सेल होने के बाद बने होंगे। यानी जब पॉलिसी सेल हो जाएगी तो वो सारे रिकॉर्ड्स एक्टिविटी टेबल में गिरेंगे। अब हमारे पास एक तरफ फ्रेंड्स थी कवरेज फैक्ट टेबल, कवरेज फैक्टलेस फैक्ट टेबल, और एक थी हमारी एक्टिविटी टेबल। कवरेज फैक्टलेस फैक्ट टेबल में सारे हमारे रिकॉर्ड्स थे, जो सेल्स पर्सन थे उनको जितने भी हमारे कस्टमर असाइन हुए, और एक तरफ एक्टिविटी टेबल थी जिसके अंदर जो भी पॉलिसी सेल कर पाए, जो भी सेल्स पर्सन पॉलिसीज को सेल कर पाए, उनके रिकॉर्ड थे। तो अब हम अगर अपनी पेरेंट टेबल यानी कवरेज फैक्टलेस फैक्ट टेबल्स में से एक्टिविटी टेबल के रिकॉर्ड्स को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे को वो सेल्स पर्सन के रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे जो कुछ भी अपनी पॉलिसी नहीं सेल कर पाए। जो बेसिकली सेल्स पर्सन कोई पॉलिसी सेल नहीं कर पाए, उनके रिकॉर्ड्स हमें मिल जाएंगे। तो बैंक लेट सपोज आफ्टर 6 महीने बाद ये एनालिसिस करता है कि कितने सेल्स पर्सन कोई पॉलिसी सेल नहीं कर पाए, तो उनको किस तरह से ट्रेनिंग देनी है, या फिर उनके ऊपर कोई अगर एक्शन लेना है, या फिर उनको बेसिकली टर्मिनेट करना है। जो भी उनको एक्शन लेना है बैंक को, वो उन सेल्स पर्सन के ऊपर ले पाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये फैक्टलेस फैक्ट टेबल्स का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से इवेंट ट्रैकिंग फैक्टलेस फैक्ट टेबल बनती हैं, कैसे कवरेज फैक्टलेस फैक्ट टेबल्स को बनाया जाता है डायमेंशनल मॉडलिंग के वक्त, क्या सिनेरियोज कवरेज फैक्टलेस फैक्ट टेबल केटर करते हैं।
तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है OLTP वर्सेस OLAP। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OLTP सिस्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OLAP सिस्टम्स, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर हम लास्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू कि किस तरह से हम OLTP सिस्टम्स और OLAP सिस्टम्स को रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आईटी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकें। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, OLTP वर्सेस OLAP। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, OLTP की फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। यानी जो OLTP होता है हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, वो ट्रांजैक्शनल डेटा स्टोर करता है। ट्रांजैक्शनल डेटा क्या होता है? जैसे अगर हम बैंक में, अगर इसका एग्जांपल एक बैंकिंग सिस्टम से समझे, तो जैसे किसी कोई कस्टमर अपना कोई डिपॉजिट कर रहा है या पैसे विड्रॉ कर रहा है, तो ऐसी डे टू डे ट्रांजैक्शंस बैंक में बहुत सारी होती हैं। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस हमारी OLTP डेटाबेसिस में जाके स्टोर होती हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स से समझे तो OLTP सिस्टम्स जो होते हैं वो नॉर्मलाइज्ड होते हैं। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? एक डेटा स्टोरेज की टेक्निक होती है डेटाबेस के अंदर। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा डिटेल में जिसमें हम नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए आप ये समझ लीजिए नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक है डेटा स्टोरेज की डेटाबेस में, और हम OLTP सिस्टम्स के अंदर नॉर्मलाइज्ड डेटा इसलिए स्टोर करते हैं ताकि हमारा डेटा रिडंडेंसी को हम एलिमिनेट या हटा सके। उससे एडवांटेज ये होगा, जब हमारी डेटा रिडंडेंसी नहीं होगी तो हमारे DML ऑपरेशंस यानी हमारी इंसर्शन, हमारी अपडेशन और डिलीशन बहुत ही ईजी हो जाएगी। इसीलिए हम डेटा नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं OLTP सिस्टम्स में अपने DML ऑपरेशंस को एनहांस करने के लिए। तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो OLTP क्वेरीज होते हैं, OLTP डेटाबेस से जो क्वेरीज होती है वो बहुत ही सिंपल क्वेरीज होती हैं। अगर हम बात करें तो कोई भी कस्टमर जैसे अपना कोई करंट स्टेट को जानने की कोशिश करेगा, कोई भी यूजर, जैसे अगर हम बात करते हैं ई-कॉमर्स सिस्टम में, आप लोगों को सबसे ज्यादा करंट जो आपका प्रोडक्ट जो आपने ऑर्डर किया है आपको उसको स्टेटस की जरूरत है। अगर मैं बैंक के एग्जांपल दोबारा से लूँ तो बैंक के अंदर आपको अपने करंट अकाउंट बैलेंस, आपके अकाउंट बैलेंस जो है इस वक्त, उसी से आपको मतलब होगा। तो इसी तरीके की क्वेरीज आप OLTP सिस्टम्स में फायर करते हैं। अगर हम फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो जो यूसेज है OLTP सिस्टम का वो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, जैसे मैंने पहले बात करी, जैसे आप बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें आप OLTP सिस्टम के थ्रू करते हैं। अब जो बात करते हैं रियल वर्ल्ड में क्या क्या सिस्टम डिजाइन होते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो डेटा होता है OLTP सिस्टम में वो एप्लीकेशन सेंट्रिक होता है। एप्लीकेशन सेंट्रिक कैसे? जैसे आपने कोई ऑनलाइन बुकिंग एक एप्लीकेशन बनाई तो उसके रिलेटेड आप डेटा अपना स्टोर करोगे, यानी एप्लीकेशन सेंट्रिक है। सारा लॉजिक आप एप्लीकेशन में बनाओगे अपना, और फाइनली लॉजिक इंप्लीमेंट होके आपका डेटा जाके आपके OLTP डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो जनरली जो हमारा OLTP सिस्टम्स होते हैं वो एप्लीकेशन सेंट्रिक होता है। वो एप्लीकेशन ऑनलाइन बैंकिंग हो सकती है, ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन हो सकती है, कुछ भी इस तरीके के सिस्टम हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो रही OLTP सिस्टम की बात। अब हम बात करते हैं OLAP सिस्टम की, पर उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको यहाँ बताना चाहूंगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा ETL प्रोसेस। OLTP सिस्टम्स को हम ETL प्रोसेस के उन पे लगा के, OLTP सिस्टम्स पे हम ETL प्रोसेस लगा के, ETL होता है एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, वो प्रोसेस लगा के हम अपने OLAP सिस्टम बनाते हैं। ETL प्रोसेस के डिटेल में समझने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी आप ये कह सकते हैं कि OLTP सिस्टम्स में हमारा डे टू डे ट्रांजेक्शनल डेटा है, उसको एनालाइज करेंगे हम OLAP सिस्टम में, और OLAP में जाने के लिए हम ETL प्रोसेस लगाते हैं, हमने डेटा को रिफाइन करते हैं, उसे क्लियर करते हैं, उस पर कुछ बिजनेस लॉजिक्स लगाते हैं, यही ETL होता है। इसको डिटेल में एक अलग से वीडियो में समझा दूंगा। अब बात कर लेते हैं OLAP सिस्टम की। OLAP की फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक OLAP सिस्टम का होता है, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर एक मैंने वीडियो पहले भी बनाई हुई है,
इसमें क्या है, आपका एक फैक्ट टेबल है, फैक्ट को आप एनालाइज कर रहे हो अलॉन्ग वेरियस डायमेंशन आपकी ज्योग्राफी हो सकती है, टाइम हो सकती है, कस्टमर हो सकती है, प्रोडक्ट हो सकती है। आपका कोई फैक्ट, जैसे सेल्स, अगर हम कोई फैक्ट ले लें, आप इनको किसी कस्टमर के अलॉन्ग आप एनालाइज कर सकते हो, आप इसको ज्योग्राफी के अलॉन्ग एनालाइज कर सकते हो, आप टाइम के अकॉर्डिंग एनालाइज कर सकते हो अपनी सेल्स को। तो ये ओलैप सिस्टम बेसिकली यूज ही मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस के लिए होता है। दूसरी बात करें तो डीनॉर्मलाइज्ड जो टेबल्स हमारी बनती हैं अपने ओलैप सिस्टम के अंदर, वो डीनॉर्मलाइज्ड होती है। कहने का मतलब है हमें यहाँ पे रिडंडेंसी से कोई मतलब नहीं है। मैंने एक अलग से एक वीडियो डीनॉर्मलाइजेशन के ऊपर बनाई हुई है, आप उसको जाके भी चेक कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जाके पहले देखिए कि डीनॉर्मलाइजेशन होता क्या है। डीनॉर्मलाइजेशन के अंदर मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, हम डेटा रिडंडेंसी को एज इट इज छोड़ देते हैं ताकि हमारी जो सेलेक्ट क्वेरीज होती हैं, जो डेटा फैच होता है, वो बहुत इजी हो सके और हमारे जॉइंट्स रिड्यूस हो सके। यही दो रीजंस होते हैं जिसके लिए हम डीनॉर्मलाइजेशन बेसिकली यूज करते हैं अपने ओलैप सिस्टम्स में। अब बात कर लेते हैं तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ओलैप सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस, आप लोगों को पता है कि जो हमारा डेटा वेयर हाउस होता है बेसिकली, उसके अंदर बिलियंस ऑफ रोज होती हैं और हमारे को एनालिसिस करना होता है उस डेटा के ऊपर एग्रीगेशन लगा के, जैसे कोई सम, एवरेज, इस टाइप के फंक्शन लगाते हैं। तो इस तरीके की क्वेरीज क्या होती है, कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाती है क्योंकि इनको डेटा को बहुत ज्यादा तरीके से कैप्चर करना होता है। डेटा को बहुत ज्यादा अगर हम समझे तो गो थ्रू करना पड़ता है बहुत सारे डेटा को, बहुत सारी रोज के ऊपर इनको काम करना पड़ता है। इसीलिए क्वेरीज जो होती हैं ओलैप सिस्टम की, वो कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो चौथा कैरेक्टरिस्टिक ये बोलता है कि जो ओलैप सिस्टम होता है वो हिस्टोरिकल डेटा सेव करता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात ये इसलिए है क्योंकि हमारा पर्पस ही ओलैप सिस्टम का मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करना है हिस्टोरिकल डेटा पे, ताकि हम कोई प्रॉब्लम को जो हमारे सिस्टम फेस कर रहा है उसको सॉल्व कर सके या कोई डिसीजन ले सके। जैसे अगर हमारे को कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ऐसा कोई डिसीजन ले सके अपने पास्ट के डेटा को एनालाइज करके। तो पास्ट का डेटा आपको कहाँ मिलेगा? पास्ट का डेटा मिलेगा आपको ओलैप सिस्टम में। तो ये तो हो गया चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो है एक हमारी एप्लीकेशन। अगर यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करें तो इसके अंदर डेटा सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सब्जेक्ट कैसे? मैंने डेटा वेयर हाउस की वीडियो में भी ये बताया था कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा कैसे होता है। जैसे सेल्स के ऊपर, सेल्स का सारा डेटा हमारे को यहाँ मिल जाएगा। अब उस सेल्स को आप एनालाइज कर सकते हो रीजन्स के अलाउंग, आप उस सेल्स को एनालाइज कर सकते हो कस्टमर, प्रोडक्ट, या फिर आप उसको टाइम के अलाउंग एनालाइज कर सकते हो। तो सारा सेल्स का डेटा एक सब्जेक्ट का हो जाएगा यहाँ पे एक जगह पे स्टोर। तो ये तो दोस्तों रहा OLTP और एक ओलैप, दो सिस्टम्स क्या होते हैं और उनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंसेस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब ये हम कुछ क्रिटिकल फीचर्स जो हैं OLTP और ओलैप सिस्टम के, उनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूजर्स की। तो OLTP सिस्टम्स में जैसे आपको पता है डे टू डे ट्रांजैक्शनल डेटा जाएगा, तो इसके लिए क्लर्क्स हो सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स इसके मेन यूजर्स होते हैं, कस्टमर्स, जो हम समझना चाह रहे हैं कि कस्टमर्स कैसे मेन यूजर्स है। जैसे हम लोगों को हमें ये जानना है कि हमारी जो ऑर्डर किया है उस प्रोडक्ट का क्या स्टेटस है, वो भी कहाँ पे है, या फिर अगर हम समझे हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना है। तो इस तरीके की क्वेरीज को आंसर देने के लिए OLTP सिस्टम यूज होता है। इसीलिए इसके जो यूजर्स होंगे वो क्लर्क्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स और कस्टमर्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें बैकअप की, तो बैकअप के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है OLTP सिस्टम्स का बैकअप, क्योंकि और ये बैकअप भी हम कॉन्करेंटली लेते रहते हैं जब हमारा सिस्टम है, और उसके साथ हम इसको फ्रीक्वेंसी भी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। कॉन्करेंट होता है बैकअप और बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है। द रीज़न बीइंग कि अगर OLTP सिस्टम के अंदर कुछ भी इशू हो जाता है तो बिजनेस लॉस होगा, यानी हमारा मेन सिस्टम ही, मेन एप्लीकेशन ही काम करना बंद कर देगी। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमारी टिकट रिजर्वेशन सिस्टम है। अब टिकट रिजर्वेशन सिस्टम में अगर जो डेटाबेस है टिकट रिजर्वेशन का वो बंद हो जाता है, तो उससे होगा क्या कि टिकट रिजर्वेशन की वेबसाइट ही काम करना बंद कर देगी।
अब वेबसाइट काम नहीं करेगी तो जो बिजनेस जिसने भी वो वेबसाइट लॉन्च करी है उसको प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा, उसको रेवेन्यू, वो जो पैसे कमा रहा है उस वेबसाइट से वो बंद खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो OLTP सिस्टम्स होते हैं उनके बैकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो हम कॉन्करेंटली और फ्रीक्वेंटली लेते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा ऑनलाइन बैंकिंग, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन, परचेज फ्रॉम ई-कॉमर्स वेबसाइट, ये सारी चीज़ें हमारे बेसिकली एक तरीके से एप्लीकेशंस है जहाँ पे ये यूज़ होता है OLTP सिस्टम। अगर बात करें ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम की, OLAP सिस्टम की, तो इसके यूजर्स होते हैं डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट। जैसा दोस्तों हमने पिछली स्लाइड में समझा था, OLAP सिस्टम यूज ही एनालाइज करने के लिए हो रहे हैं डेटा को, ताकि कुछ उसके ऊपर डिसीजन हम ले सकें। तो डिसीजन लेने की पावर, डेटा को एनालाइज करना, ये सब कुछ हमारे डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट जो एनालाइज कर सकते हैं वही लोग इसके यूजर बनेंगे। अगर हम बैकअप की बात करें तो बैकअप हमारा वेयरहाउस का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके हमारे लाइव यूजर्स नहीं है। इसके बेसिकली हमारे यूजर्स भी कम होंगे और इतने लाइव भी होंगे, हम लाइव भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर OLTP सिस्टम की बात करें उसके यूजर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर वहाँ पे अगर कुछ इशू आया तो बहुत ज़्यादा उसके रिपरकशंस हो जाते हैं। पर OLAP सिस्टम के यूजर्स कम हैं, इसीलिए इनके बैकअप्स भी इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं। अगर बात करें इसका यूसेज का, तो जैसे मैंने बात की थी, अगर आपको कोई फोरकास्टिंग करनी है कि हमारे पिछले 10 साल में ये सेल्स रही इस ज्योग्राफी में, तो उसके बेसिस पे हम कुछ डिसीजन लेना है या फिर हमारे को कुछ प्रिडिक्शन करना है, वो उस चीज़ को काम करने के लिए हम अपने OLAP सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। क्लेम्स एनालिसिस करने के लिए पास्ट में कितने क्लेम्स आए, मान लीजिए इंश्योरेंस कोई कंपनी है वो क्लेम्स एनालिसिस करना चाहती है अपने पास्ट के, वो भी OLAP सिस्टम का यूज़ कर सकती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये OLAP और OLTP सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा मार्ट्स के बारे में। आज हम समझने वाले हैं डेटा मार्ट्स होते क्या हैं, डेटा मार्ट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डेटा मार्ट्स के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हम जानेंगे, फिर हम समझेंगे टाइप्स ऑफ डेटा मार्ट्स, और लास्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर प्रैक्टिकली अगर आप डेटा मार्ट्स बना रहे हैं तो आपको किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना ज़रूरी है। पर दोस्तों, ये सब चीज़ें डिस्कस करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी IT कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझ सकें। तो सीधे चलते हैं दोस्तों अपनी टॉपिक की तरफ, डेटा मार्ट्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेटा मार्ट होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ डेटा वेयर हाउस फोकस टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक लाइन ऑफ बिजनेस और बिल्ट फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर्स। कहने का क्या मतलब है दोस्तों, हमें पता है हमारे पास एक एंटरप्राइज वाइड डेटा वेयर हाउस होता है, तो फिर हमारे को डेटा मार्ट्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जो हमारे पूरा डेटा वेयर हाउस होता है उसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का डेटा होता है। एग्जाम्पल के लिए समझे तो हमारे डेटा वेयर हाउस के अंदर हमारा सेल्स का भी डेटा होगा, हमारा मार्केटिंग का भी है, HR का भी है, सारा डिपार्टमेंट्स का हमारा डेटा हमारे डेटा वेयर हाउस में होता है। पर अगर हमारे को स्पेसिफिकली एक लाइन ऑफ बिजनेस के डेटा को एनालाइज करना है, इसीलिए हमारे डेटा मार्ट्स बनते हैं। पर ऐसा होता क्यों है, क्यों हमारे को अलग डेटा मार्ट्स बनाने की जरूरत पड़ी? उसके लिए कुछ फीचर्स पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर होता है डेटा मार्ट का कि ये सिक्योर डेटा देता है, सिक्योर करता है डेटा को फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। कहने का क्या मतलब है, हमारे पास अगर डेटा वेयर हाउस होगा तो उसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट के भी लोग आ जाएंगे, HR डिपार्टमेंट के भी लोग आ जाएंगे, और उसकी वजह से डेटा में करप्ट होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है और हमारे को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अपनी सिक्योरिटी के ऊपर। पर यही अगर हमारे पास अलग डेटा मार्ट्स होंगे मार्केटिंग के लिए, अलग डेटा मार्ट्स होंगे हमारे पास HR डिपार्टमेंट के लिए, तो उससे एडवांटेज ये होगा, हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे HR डिपार्टमेंट के यूजर्स को HR डेटा मार्ट पे और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के यूजर्स को मार्केटिंग डेटा मार्ट पे। तो एक तो ये हो गया सिक्योरिटी का फीचर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी, अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास डेटा वेयर हाउस ही होगा तो हमारे को एंटायर डेटा वेयर हाउस को सर्च करना पड़ेगा किसी एक डिपार्टमेंट के डेटा के लिए। लेट सपोज हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए था, तो हमारे को पूरा डेटा वेयर हाउस को सर्च करना पड़ेगा और फिर जाके हमारे को रेलिवेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डेटा मिलेगा।
लेकिन अगर हमारे पास डेटा मार्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम उस डेटा मार्ट को यूज़ कर लेंगे और उसके ऊपर जो भी एनालिसिस करना है हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, कोई भी हमें कैंपेन लॉन्च करना है, हम इजीली कर सकते हैं डेटा मार्ट पे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डेटा मार्ट यूज़ करके। अगर हम बात करें तीसरे फीचर की या तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की, तो ये बोलता है इट इज़ ईजी टू क्रिएट रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड एंड विजुअलाइजेशन स्पेसिफिक टू अ डिपार्टमेंट। वही चीज़ अगर हमारे पास इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का डेटा मार्ट है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं उस डिपार्टमेंट के एनालिटिक्स करने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, डैशबोर्ड बनाने के लिए। तो यही 3 प्राइमरी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स रहते हैं, या हम कह सकते हैं मेन एट्रीब्यूट्स थे जिनकी वजह से हमने डेटा मार्ट को डिज़ाइन किया। अब मैं कुछ आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस तरीके से डेटा मार्ट्स का यूज़ होता है। तो जैसे आप अब लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक सेल्स का डेटा मार्ट था, जिसको यूज़ करके मैंने क्या किया, सेल्स डेटा मार्ट इज यूज्ड फॉर एनालिटिक्स बाय सेल्स डिपार्टमेंट। तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, सीधे सेल्स डेटा मार्ट पे आएगा और जो भी उन्हें स्टोर्स की सेल्स देखनी है कि ईयर वाइज कितनी सेल्स हुई है, वो यूज़ कर सकते हैं सेल्स डेटा मार्ट उस पर्पज़ के लिए। अब बात कर लेते हैं इन्वेंट्री डेटा मार्ट की। इन्वेंट्री डेटा मार्ट का यूज़ करेगा हमारा इन्वेंट्री डिपार्टमेंट। उसने क्या किया, इन्वेंट्री डेटा मार्ट को यूज़ करके ये देखा कि उनका स्टॉक्स कितना है, कितना कमिटेड हो चुका है, अभी पेंडिंग कितना अवेलेबल बचा है स्टॉक। तो इस तरीके की एनालिसिस हमारा इन्वेंट्री डिपार्टमेंट कर सकता है। तो इस तरीके से मल्टीपल यूज केसेस होते हैं डेटा मार्ट्स को बनाने के, ताकि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट जो होता है अपने रेलिवेंट डेटा को यूज करके उस पर एनालिटिक्स करके और कुछ कुछ पैटर्न्स डिराइव कर सके, कुछ प्रिडिक्शन कर सके, कुछ अपने डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। हमारे पास डेटा वेयर हाउस भी था, पर डेटा वेयर हाउस में सारे डिपार्टमेंट्स का डेटा सम टोटल में था। उससे क्या हुआ, टाइम वेस्ट हो रहा था, सिक्योरिटी के इश्यूज थे। इसीलिए इन सारे इश्यूज को रिड्यूस करने के लिए हमने इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वाइज डेटा दे दिया, ताकि वहाँ के उस डिपार्टमेंट के लोग आएँ, अपने डिपार्टमेंट के डेटा मार्ट पे काम करें, उस पर एनालिटिक्स करें और अपने जो मोटिव्स हैं उनको फुलफिल कर सकें। तो दोस्तों ये तो हाई लेवल ओवरव्यू था डेटा मार्ट्स का। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे टाइप्स ऑफ डेटा मार्ट्स क्या होते हैं। तो सीधे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके, तो अभी आप देख पा रहे हैं हमारे 3 तरीके के टाइप्स ऑफ डेटा मार्ट्स, जिसमें फर्स्ट आता है डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स, सेकंड आता है इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट्स और थर्ड आता है हाइब्रिड of both independent and dependent data marts, that is the hybrid approach। तो सबसे पहले डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स को समझते हैं। डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स में क्या हो रहा है, एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। टॉप डाउन का मतलब टॉप में पहले हमारे पास डेटा वेयर हाउस ऑलरेडी प्रेजेंट था, हमने डेटा वेयर हाउस ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था अपना, जिसके अंदर हमने डेटा सोर्सेज पे ETL लगा के, एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग ETL की प्रोसेस लगा के अपना डेटा वेयर हाउस में ऑलरेडी फिल्टर्ड रिफाइंड डेटा डाला हुआ था। अब उसके ऊपर हमने टॉप बनाया हुआ था, अब उसके ऊपर हम डाउन पे क्या कर रहे हैं, डेटा मार्ट्स बना रहे हैं, अपने डेटा मार्ट्स स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो ये होती है टॉप डाउन अप्रोच या डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स। अब इसके अंदर क्यों ये बनाए जाते हैं, ये जनरली लार्जर कंपनीज को एडवांटेज देते हैं। क्यों, देखिए लार्जर कंपनीज में क्या होता है, एक सेंट्रलाइज डेटा वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट तो ऑलरेडी होती है, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी डीप एनालिसिस करनी होती है, वहाँ पे डेटा साइंसेस की रिक्वायरमेंट है, मशीन लर्निंग की। तो हमारे को उसके लिए पूरा सेंट्रलाइज डेटा वेयर हाउस तो ऑलरेडी चाहिए। पर अगर कोई डिपार्टमेंट की स्पेसिफिक नीड आती है, डिपार्टमेंट की क्वेरीज को फास्ट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक एक अलग से डेटा मार्ट उनको बना के दे देते हैं। तो दैट इज द टॉप डाउन ऑन डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स। अब बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट्स की। तो इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट्स आर स्टैंड अलोन सिस्टम्स कैन वर्क विदाउट डेटा वेयर हाउस। यानी जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अभी तक हमारा डेटा वेयर हाउस नहीं बना है, हमने सीधे अपने डेटा सोर्सेस पे ETL प्रोसेस अप्लाई की, यानी एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग अप्लाई करी और फाइनली डेटा मार्ट्स में डेटा को लोड कर दिया। अब दोस्तों, अब आप ये सोचेंगे कि हम इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट्स बना क्यों रहे हैं। देखिए होता क्या है, जो मीडियम या स्मॉल साइज कंपनीज होती हैं, उनके पास ना तो इतना टाइम होता है कि वो एक पूरा डेटा वेयर हाउस पहले बनाएं और उसके ऊपर एनालिटिक्स करें। तो वो जनरली करते क्या हैं, वो अपने छोटे डेटा मार्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कोई कैंपेन लॉन्च करना है, वो क्या करेगी, अपना डेटा, रेलिवेंट डेटा
सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट कर लेगी, उस पर बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन लगा के अपने डेटा मार्ट्स में, लेट्स सपोज ये मार्केटिंग डेटा पार्ट है, इसके अंदर लोड कर लेगी और इसके ऊपर जो भी उन्हें एनालिटिक्स करनी है वो इसके ऊपर एनालिटिक्स कर लेगी। अब डाउन द लाइन जब मैक्सिमम ऐसे डिपार्टमेंट कर लेंगे तो डाउन द लाइन फ्यूचर में क्या होता है, अगर यूसेज होती है तो इन डेटा मार्ट्स के डेटा को हम फिर इंटीग्रेट कर देते हैं डेटा वेयर हाउस में, पर वो एक लॉन्गर टर्म प्रोसेस होती है। शॉर्ट टर्म में वो अपने गोल को स्टैब्लिश कर लेते हैं इजीली थ्रू दिस डेटा मार्ट्स। तो ये तो रहा इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं हाइब्रिड डेटा मार्ट्स की। हाइब्रिड डेटा मार्ट्स दोस्तों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स का एक तरीके से मिक्सचर होता है। कैसे? यहाँ पे हमारे पास जो डेटा होता है वो टॉप डाउन अप्रोच में भी आ रहा है, यानी पहले डेटा वेयर हाउस में गए डेटा, उसके बाद डेटा मार्ट्स में लोड हुआ, और कुछ सिनेरियोज में डेटा डायरेक्टली भी लोड हो जाता है हमारे डेटा मार्ट्स के अंदर। अब आप कहेंगे भाई ये डायरेक्टली लोड क्यों कर रहे हैं जब हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच थी? देखिए कई बार होता क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास डेटा मार्ट्स, हमारे पास 3 लाइन ऑफ बिजनेस थे, सेल्स, मार्केटिंग और आप कह सकते हैं एचआर, और हमारे पास एक नया लाइन ऑफ बिजनेस और आ गया। अब रादर देन हम वेट करें कि उस लाइन ऑफ बिजनेस का डेटा वेयर हाउस में जाएगा ईटीएल होने के बाद और फिर हम उसके लिए नया डेटा मार्ट बनाएंगे, तो उससे हमारी एनालिटिक्स डिले हो सकती है। तो उस डिले को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइब्रिड अप्रोच फॉलो कर लेते हैं, और ऐसे नई लाइन ऑफ बिजनेस, ऐसे नए प्रोडक्ट्स के लिए हम अपना डेटा मार्ट सेपरेटली बना लेते हैं। उसमें अगर कुछ रेलिवेंट डेटा हमें डेटा वेयर हाउस से चाहिए तो वो भी ले लेंगे, और अगर हमारे को एक्सटर्नल सोर्सेज से चाहिए तो वो भी ले लेंगे। तो इस तरीके से हाइब्रिड डेटा मार्ट्स को हम डिजाइन करते हैं। अब दोस्तों अब हम सीधे चलते हैं टाइप ऑफ जो बेसिकली फैक्टर्स हमारे को कंसीडर करने चाहिए जब हम डेटा मार्ट्स को बनाते हैं, तो उसके लिए सीधे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम समझने वाले हैं फैक्टर्स को, जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप किसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके पास रिक्वायरमेंट आई है डेटा मार्ट बनाने की अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? क्या लॉजिकली हम डेटा मार्ट बनाएंगे या फिजिकली बनाएंगे? देखिए फ्रेंड्स, अगर ऑर्गेनाइजेशन का बजट कम होता है और हमारे पास वेयर हाउस ऑलरेडी प्रेजेंट है, दो फैक्टर्स हमें कंसीडर करने हैं। अगर हमारा बजट कम है और वेयर हाउस ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम एक लॉजिकल तरीके का डेटा मार्ट बना सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा, हम रादर देन फिजिकली कुछ टेबल या डेटाबेस डिजाइन करने के बजाय हम व्यूज या फिर वर्चुअल टेबल्स बना लेंगे जिनका यूज कर लेंगे हम अपनी एनालिटिक्स या रिपोर्टिंग के लिए। लेकिन अगर हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ बजट है, टाइम है, ऑर्गेनाइजेशन में भी इतना इशू नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बजट की इशू नहीं है सॉरी, तो हम क्या करते हैं फिर एक फिजिकल डेटा मार्ट बनाते हैं जिसमें एक्चुअल डेटाबेस डिजाइन होता है, उसके अंदर फिजिकल टेबल्स होती हैं और फिर उनका यूज करते हैं हम एनालिटिक्स पर्पस के लिए। तो ये तो रहा स्ट्रक्चर की बात। अब हम समझ लेते हैं स्कीमा। तो स्कीमा किस लिए चाहिए होगा? डायमेंशनल मॉडलिंग के लिए, क्योंकि हमारे को अगर डायमेंशनल मॉडल करना है तो हमारे को कुछ स्कीमा जरूरी है, तभी हम उसके ऊपर डायमेंशनल मॉडलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो दो तरीके के स्कीमा हमारे इसके अंदर प्राइमरीली आते हैं डेटा मार्ट्स में, स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा। स्टार स्कीमा के अंदर हमारा सेंट्रलाइज्ड फैक्ट होगा और डायमेंशंस उससे अटैच्ड होंगी। इस कॉन्सेप्ट को, स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक को, मैं एक डिटेल में अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, पर अभी के लिए आप ये समझ लीजिए स्टार स्कीमा में सेंट्रलाइज्ड फैक्ट होगी और उसके साथ एसोसिएटेड डायमेंशंस होंगी जो डीनॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होंगी। पर स्नोफ्लेक स्कीमा में क्या होगा, हमारे पास फैक्ट होगी बट जो डायमेंशंस होती हैं उनको नॉर्मलाइज कर देते हैं ताकि रिडंडेंसी कुछ कम हो जाए। यही एक पर्पस होता है स्नोफ्लेक स्कीमा डिजाइन करने का, और ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमारे को कौन सा स्कीमा की रिक्वायरमेंट है एज पर द बिजनेस लॉजिक। तो पहला फैक्टर हमने डेटा मार्ट स्ट्रक्चर समझ लिया, क्या क्या चाहिए होते हैं, डेटा मार्ट की स्कीमा देख लिए। तीसरा फैक्टर होता है मैनेजमेंट का, किस तरह से डेटा मार्ट को मैनेज करना है। देखिए डेटा मार्ट का मतलब है कि हम यहाँ पे सिक्योर एक्सेस दें डेटा की, यानी डिपार्टमेंट के यूजर आए, हम अपने डेटा को सिक्योर करें ताकि कुछ भी डेटा डाउन द लाइन हैम्पर ना हो सके। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें ध्यान में रखना है डिजाइन करते वक्त
कि सिक्योरिटी के फीचर्स इसमें ज़रूर रखें हम। दूसरा, बैकअप एंड रिकवरी। देखिए डेटा मार्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे को कोई बैकअप या रिकवरी नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर बैकअप चाहिए, प्रॉपर रिकवरी चाहिए अपने डेटा मार्ट की, ताकि इन केस ऑफ एनी फेलियर हम उस बैकअप से अपने डेटा मार्ट के डेटा को रिकवर कर सकें। तो ये हो गया बैकअप एंड रिकवरी के फैक्टर। तीसरा, हमें टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन भी करनी पड़ती है अपने डेटा मार्ट्स में। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि जो हमारी एनालिटिक्स या रिपोर्ट्स बनने वाली है, उनकी जो क्वेरीज होंगी, जो भी हमारे डिपार्टमेंट फायर करेगा क्वेरी अपनी डेटा मार्ट पे, वो स्लो ना हो जाए। इस वजह से हमारे को परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पे भी ध्यान देना होगा। तो प्राइमरीली 3 की फैक्टर्स थे हमारे डेटा मार्ट की स्ट्रक्चर, डेटा मार्ट की स्कीमास एंड डेटा मार्ट की मैनेजमेंट, जिनको हमें ध्यान में रखना है एक डेटा मार्ट को बनाते वक्त। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टार स्कीमा। हम ये जानेंगे स्टार स्कीमा होता क्या है, हम इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, हम इसके यूज केसेस को जानने की कोशिश करेंगे, फिर हम समझेंगे इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। तो सीधे स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, व्हाट इज स्टार स्कीमा। दोस्तों, स्टार स्कीमा को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि स्कीमा क्या होता है। देखिए, आज के वर्ल्ड में डेटा इतना ज़्यादा अवेलेबल है, पर वो डेटा ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में है। अब अनऑर्गेनाइज्ड डेटा से हम एनालिसिस नहीं कर सकते। हमें एनालिसिस करनी है तो हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और उसके अंदर रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे, तभी हम उसके ऊपर कुछ पैटर्न्स डिराइव कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, उस पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और यही स्कीमा का यूज़ होता है। स्कीमा क्या करता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ताकि हम उसके ऊपर कुछ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकें। अब आगे चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं स्टार स्कीमा की टेबल्स के बारे में। जो टेबल्स होती हैं स्टार स्कीमा के अंदर, उन्हें हम बेसिकली डायमेंशन और फैक्ट्स के बीच में क्लासिफाई करते हैं। डायमेंशन टेबल्स आपको पता है एक बिजनेस एंटिटीज को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे हम बात करें डायमेंशन की, तो हमारा प्रोडक्ट हो गया, कस्टमर हो गया, इस तरीके से हमारी डायमेंशंस होती हैं। और फैक्ट टेबल की बात करें तो फैक्ट टेबल्स मेजर्स कंटेन करते हैं, जैसे कोई सेल्स हो गया, कुछ प्रोडक्ट क्वांटिटी सोल्ड हो गई, इस तरीके के मेजर्स कंटेन करते हैं। अगर हम आगे चले तो डायमेंशंस के अंदर कम रोज होती हैं, फैक्ट टेबल्स के अंदर ज़्यादा रोज होती हैं, और फैक्ट टेबल के अंदर हमारी डायमेंशन कीज होती हैं प्लस मेजर्स होते हैं। ये डायमेंशन कीज कुछ नहीं है दोस्तों, जो डायमेंशंस के टेबल्स में प्राइमरी की होती हैं, वही फॉरेन की तरह एक्ट करती हैं हमारी फैक्ट टेबल्स के अंदर। तो ये तो दोस्तों रहा बहुत हाई लेवल पे डायमेंशन टेबल्स एंड फैक्ट टेबल्स। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट फैक्ट्स एंड डायमेंशंस का डीपली समझना है, तो मेरे इस चैनल पे एक सेपरेट वीडियो है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पे जाके और डिटेल में फैक्ट्स और डायमेंशंस को समझ पाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, फैक्ट्स और डायमेंशंस बेसिकली प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप से एसोसिएटेड होती है। कहने का मतलब है, तो प्राइमरी की होगी डायमेंशन टेबल की, वो फॉरेन की तरह एक्ट करती है इन फैक्ट टेबल। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। अब हम आगे चलते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं ये स्टार स्कीमा का स्ट्रक्चर होता कैसे है, क्यों हम स्टार स्कीमा बोलते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैंने एक स्टार तरीके के एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके सेंटर में फैक्ट टेबल है और उसके आसपास कुछ डायमेंशन टेबल्स हैं, जो एक स्टार का एक स्ट्रक्चर का हमें इंप्रेशन सा दे रहे हैं। तो यही दोस्तों एक स्टार स्कीमा है, जिसके सेंट्रलाइज्ड एक सेंटर में एक फैक्ट टेबल होगी और उसके आसपास डायमेंशंस एसोसिएटेड होंगी। इसमें इसके अलावा कुछ नहीं होता है, कुछ इसमें ज्यादा जानने की कोशिश हमें नहीं करनी है। एक सेंट्रलाइज्ड फैक्ट टेबल रहेगी और उसके आसपास हमारी डायमेंशन टेबल्स रहती हैं। अब बेसिकली जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है या जानने का, वो होता है रिलेशनशिप का। तो जो डायमेंशंस होती हैं वो फैक्ट टेबल के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप के साथ एसोसिएटेड होती हैं। कहने का मतलब है, एक डायमेंशन की वैल्यू मल्टीपल फैक्ट टेबल्स के साथ रिलेटेड है। एग्जांपल से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कस्टमर हमारा मल्टीपल डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकता है, हमारा एक टाइम पे मल्टीपल डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, हमारे एक वॉलेट से मल्टीपल डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है डिजिटल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, तो मैं एक बार पहले बता देता हूँ। डिजिटल ट्रांजैक्शन, जैसे हम डे टू डे अपने फ्रेंड्स को पैसे भेजते हैं या फिर कुछ अमाउंट पे करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे, वही सारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए मैंने यहाँ सेंटर में एक फैक्ट टेबल बनाई हुई है।
और उसके आसपास डायमेंशन टेबल्स को बनाया है। तो किस कस्टमर ने कितनी डिजिटल ट्रांजैक्शन की, कितने अमाउंट की डिजिटल ट्रांजैक्शन की, किस टाइम पे कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, किस वॉलेट के थ्रू कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, किस करेंसी में